वेलकम एवरीवन टू द माइंड कोड टॉक शो एपिसोड 3। इस एपिसोड 3 में आप सभी का स्वागत है। मैं दुष्यंत वागड़िया, टीम माइंड कोड टॉक शो से लाइव मेरे साथ मेरे कलीग, मेरे पार्टनर मिस्टर हितेश चावड़ा आज हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। एक स्पेशल गेस्ट डॉक्टर भाविन दमसानिया, एमडी होम्योपैथ साइकेट्री, आज हमारे साथ स्पेशल हेल्थ की इंसाइट्स देने के लिए, पेरेंटिंग के इंसाइट्स देने के लिए हमारे साथ लाइव जुड़े हैं शो में। दोस्तों, जो भी हमारे साथ आज पहली बार जुड़े हैं शो में, डू वॉच और एपिसोड 1, एपिसोड 2, हमारे पहले के एपिसोड्स देखें जो ऑलरेडी हमारे फेसबुक पेज, हमारे इंस्टाग्राम पेज, हमारे यूट्यूब पेज पे ऑलरेडी रिकॉर्डेड वर्जन अवेलेबल है। लास्ट शो में हमने ओवर थिंकिंग के इश्यूज़, रिलेशनशिप में कम्युनिकेशन के प्रॉब्लम्स जो छोटे बड़े हम फेस करते हैं, उसके बारे में एक डीप इंसाइट, एक डीप सॉल्यूशंस देने की कोशिश की थी। आज के जो हमारे टॉपिक रहने वाले हैं, दैट विल बी हेल्थ एंड पेरेंटिंग। हेल्थ और पेरेंटिंग के मेजर टॉपिक्स जिसके ऊपर कहीं ना कहीं हमारी लाइफ आधारित रहती है। वी हैव अ गुड हेल्थ, ओनली देन वी कैन हैव अ बेटर लाइफ, वी कैन लीड टू अ लवली एंड हेल्दी लाइफ। सो गाइज, ट्यून इन, शेयर कीजिए अपने व्हाट्सएप पे, अपने फेसबुक पे, जहाँ भी आप शेयर कर सकते हैं इस लाइव को शेयर कीजिए, ताकि और ज़्यादा लोग इस एक मोटिव के साथ जुड़ सकें, एक अवेयरनेस प्रोग्राम के साथ जुड़ सकें। और क्या पता कि आपके एक शेयर किसी की मदद कर सके, किसी को लाइफ में एक बड़ा मिरेकलस चेंज लाने में मदद कर सके। सो गाइज, हिट द शेयर बटन राइट नाउ। अभी के अभी शेयर बटन प्रेस कीजिए ताकि लोग हमारे साथ जितना ज़्यादा जुड़ सके उतना जुड़े। नाउ गाइज, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, हितेश चावड़ा मेरे साथ हैं, मेरे साथ डॉक्टर भाविन दमसानिया है। आई वुड लाइक टू से अ फ्यू वर्ड्स। भाविन जी, कुछ दो शब्द इस शो में जुड़ने के लिए आप इंट्रोडक्शन दे सकते हैं। व्हाट वुड यू लाइक टू से अबाउट दिस शो एंड योर प्रेजेंस, और क्या आपका पर्पस है इस शो में आज जुड़ने का? मैं सबसे पहले बताना चाहूँगा कि एज ए साइकेट्रिस्ट मैं जो आज इतने मुकाम पे पहुँचा हूँ, तो मेरी भी लाइफ में काफ़ी सालों पहले डिप्रेशन और दूसरी जो थिंकिंग प्रोसेस थी, उन सब में काफ़ी सारी दिक्कतें आई। और ऐसी ही कई सारी बुक्स को रीड करके, कहीं काफ़ी लोगों को सुन के, मैं आज एक एज ए सक्सेसफुल साइकेट्रिस्ट डॉक्टर के दौर पे आज बाहर आया हूँ। तो मैं आप सब लोगों को यही ज़रूर बताऊँगा कि अलग-अलग बुक्स में और उसमें उन्होंने जो अपने माइंड में आया वो सब चीज़ें तो ज़रूर लिखी होगी। बट डॉक्टर दुष्यंत और चावड़ा जी जो अभी वर्क कर रहे हैं, उनका मेन काम ये है कि आपकी खुद की जो प्रॉब्लम्स है, उनको डिस्कस करना। और वो हर बार जो आपने नीचे चैट बॉक्स में जितने क्वेश्चंस लिखे हुए होते हैं, उसी में से एक क्वेश्चंस को अच्छे क्वेश्चंस है उनको डिस्कस करते हैं और आपकी जो प्रॉब्लम्स है उसको सोल्व करने की हेल्प करते हैं। बुक्स में उन्होंने जो फील किया होगा वो सब चीज लिखा लिखा होगा। तो मैं ये जरूर कहूंगा कि गीता भी एक क्वेश्चन और आंसर के सेशन में लिखी हुई है, जिसको हम बोलते हैं कि सारे वेद, उपनिषद, पुराण का निचोड़ है। तो दुष्यंत जी और चावड़ा जी भी यही कोशिश कर रहे हैं कि सभी चीजों का निचोड़ क्वेश्चन और आंसर के फॉर्म में दे। तो आप जितने क्वेश्चन पूछेंगे उनका आंसर हम देने की पूरी कोशिश करेंगे और आगे के एपिसोड में भी सभी लोग करते रहेंगे। यही मैं आप लोगों को इस शो के बारे में कहना चाहूँगा। थैंक यू सो मच भाविन जी, एक बहुत ही अच्छी शो के बारे में आपने जानकारी दी। एंड गाइस, एग्जैक्टली द पॉइंट बिहाइंड ये जो पर्पस है माइंड को टॉक शो का, एक यही सिंपल पर्पस के ऊपर आधारित है जिसके ऊपर ये शो ऑर्गेनाइज होता है। दैट पीपल स्टार्ट आस्किंग क्वेश्चंस, लोग अपने क्वेश्चंस पूछना शुरू करें। क्योंकि हम लोग क्वेश्चंस नहीं पूछ रहे हैं, हमें लाइफ में डिपेंडेंट आंसर्स या फेवरेबल रिजल्ट्स या फेवरेबल आंसर्स नहीं मिल रहे। सो गाइज, आस्क एज मच एज क्वेश्चंस दैट यू विश। आप हमें कोई भी क्वेश्चंस भेज सकते हैं, आपके पास हमारे व्हाट्सएप नंबर अवेलेबल है ऑलरेडी। हमारे फेसबुक पेज पे भी आप डीएम कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी डीएम कर सकते हैं। हितेश जी, व्हाट वुड यू लाइक टू से, आप क्या कहना चाहेंगे? व्हाई दिस शो इज़ इम्पोर्टेंट, क्यों क्वेश्चनिंग इम्पोर्टेंट है, और क्या बेनिफिट मिल सकते हैं लोगों को इन शो से जुड़ने से? श्योर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम वेलकम ऑल ऑफ यू। मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ और आई एम सो ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू
कि आप रेगुलर बेस पे जो इस माइंड को टॉक शो में जुड़ रहे हैं और जो नए फ्रेंड जुड़े हैं उन सभी का मैं आभार व्यक्त करता हूँ, बिकॉज कि ये चीज़ स्प्रेड होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है आज की तारीख में। जैसे दुष्यंत जी ने एक सवाल किया कि क्यों ज़रूरी है ये चीज़ें, माइंड को टॉक शो और इस तरह की थॉट प्रोसेस को स्प्रेड करना क्यों ज़रूरी है, या क्वेश्चन पूछना क्यों ज़रूरी है लेट से। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि बचपन से लेके आज तक जिस तरह के एनवायरमेंटल लर्निंग में हम लोग बड़े हुए हैं, चाहे एजुकेशन सिस्टम की बात करें, सोसाइटी की बात करें, एनवायरनमेंट की बात करें, फादर मदर की बात करें, रिलेटिव्स की बात करें, ज़्यादातर लोगों ने हमें प्रॉब्लम्स को किस तरह से फेस करना है, या प्रॉब्लम्स के सामने अगर कोई प्रॉब्लम्स आपके साथ लाइफ में आ जाती है तो उसको कैसे ओवरकम करना है, उन चीज़ों के बारे में थियरिटिकल डिटेल्स दी है मे बी, बट किसी ने भी हमें प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं दिया, प्रैक्टिकल करके नहीं दिखाया है मुझसे कि अगर आप किसी प्रॉब्लम में फंस जाते हैं तो किस तरह के क्वेश्चंस आप अपने आप से पूछ सकते हैं, और उस क्वेश्चन को पूछ कर ही आप उस प्रॉब्लम से आराम से बाहर बाहर आ सकते हैं। तो दैट इज मेन रीजन कि आज की तारीख में जो इश्यूज हम लोग देख रहे हैं, खास करके लास्ट 1.5 ईयर से पैंडेमिक में, कि स्ट्रेस, एंग्जाइटी, रिलेशनशिप इश्यूज, हेल्थ इश्यूज, और आज के जो हमारे दो टॉपिक्स हैं हेल्थ और पेरेंटिंग के ऊपर, तो पेरेंटिंग इश्यूज भी काफ़ी हम देख रहे हैं लास्ट 1 साल, सवा साल में काफ़ी बढ़ चुका है। तो माइंड को टॉक शो इसलिए सभी के लिए ज़रूरी है क्योंकि एज यू नो कि नॉर्मल टॉक और नॉर्मल डिस्कशन तो हम लोग कई बार देखते हैं। एक एवरेज इंसान ऐसा माना जाता है कि पूरे दिन में 1 घंटे में करीबन 3 से 4 घंटे जो है वो सोशल मीडिया पे कहीं ना कहीं स्पेंड करता है। वो 2 से 3 घंटे के आसपास करीब कहीं ना कहीं टीवी न्यूज़ चैनल्स या बॉलीवुड न्यूज़ चैनल्स या यहाँ वहाँ पे स्पेंड करता है। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट गाइस, ये चीज़ें आपकी लाइफ को कोई चेंज नहीं देने वाली, दैट फॉर श्योर। अगर आपको कोई भी चेंज चाहिए और आप चाहते हैं कि सोसाइटी में कुछ अच्छी अवेयरनेस फैले, तो उसके लिए आपको इसी तरह के प्रोग्राम्स, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली माइंड को टॉक शो, बट क्योंकि फिलहाल हम अकेले हैं अराउंड द इंडिया जो इस तरह की चीज़ को रन कर रहे हैं, तो इस तरह की चीज़ में आप जितने जुड़ेंगे, जितने सवाल उठाएंगे, और हेजिटेट मत होइए किसी भी चीज़ को पूछने के लिए प्लीज़, क्योंकि अगर आज आपने हेजिटेशन किया तो जाने अनजाने आप वही चीज़ अपने आने वाली जनरेशन को पास ऑन कर रहे हैं। शायद हो सकता है वो भी बड़ा उठ के किसी को सवाल ना पूछ पाए और वो अंदर से अंदर घुटता हुआ रह जाए। तो सवाल उठाइए, क्योंकि सही सवाल उठाएंगे तो आपको सही आंसर्स मिलेंगे, सही जवाब मिलेंगे, और उन जवाबों को अगर आप अप्लाई करना चाहें, अगर आप अप्लाई कर सकते हैं, राइट, तो उससे गारंटेड बात है कि आपकी लाइफ में कोई ना कोई चेंज आएगा। ना कि अनवांटेड चीज़ों को शेयर करके सोशल मीडिया में, ना कि लाइक न्यूज़ चैनल्स और चीज़ों के गार्बेज को देखते हुए। तो इसीलिए माइंड को टॉक शो बहुत ज़रूरी है आज के टाइम में, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारी लाइफ में कुछ चेंज हो या आने वाली जनरेशन के लाइफ में कुछ चेंज हो, तो सबसे पहले हमें खुद को चेंज होना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ थॉट प्रोसेस, इन टर्म्स ऑफ क्वेश्चनिंग। सो दैट इज़ व्हाई माइंड को टॉक शो इज़ अ मस्ट थिंग। थैंक यू सो मच सर। आई होप जो भी आज हमारे साथ जुड़े हैं उनके माइंड में एक चीज़ क्लियर हो चुकी होगी कि सवाल करना कितना ज़रूरी है, और क्यों ये कॉन्सेप्ट, ये जो माइंड को टॉक शो का प्लेटफॉर्म है, ये क्यों शेयर करना उतना ही ज़रूरी है, ताकि ऐसे लोगों तक पहुंचा जाए जिनके पास सवाल तो है मगर कोई प्लेटफॉर्म नहीं है जहां पे वो रख सके अपने सवाल, जहां से अपनी लाइफ में कुछ अच्छे सॉल्यूशंस ला सके, एक बेटर चेंज ला सके। सो मूविंग ऑन, आगे बढ़ते हैं इस शो में। जो क्वेश्चन आंसर्स पे डिपेंडेंट है हमारा पूरा शो। लास्ट वीक बहुत सारे क्वेश्चंस हेल्थ के ऊपर, बहुत सारे क्वेश्चंस पेरेंटिंग के ऊपर हमारे पास आए हैं, आप लोगों ने हमें भेजे हैं। वी आर ग्रेटफुल कि आपने हमें इस काबिल समझा। वी हैव सिलेक्टेड अ फ्यू क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चंस हमने सिलेक्ट किए आज जो हम प्रैक्टिकली डिस्कस करेंगे हमारे शो में। सो गाइज, स्टार्टिंग विद द फर्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन जो हमारे एक व्यूअर ने हमें भेजा है। दिस व्यूअर इज़ फ्रॉम इंस्टाग्राम, एक इंस्टाग्राम के हमारे फॉलोअर हैं जो हमारा शो रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं। उनका क्वेश्चन है कि पास्ट 3 to 4 डेज, पिछले 4 या 5 दिन से उन्हें एक एडिक्शन है, टोबैको एडिक्शन, जो बहुत सालों से उनका एक हैबिट रहा है। वो अपनी हेल्थ के लिए छोड़ना चाहते हैं, वो कम्प्लीटली उस एडिक्शन से अपनी लाइफ में अवॉइड करना चाहते हैं, जिनके लिए उन्होंने एक होम्योपैथी डॉक्टर के पास जाके दवाइयाँ भी ली है पिछले हफ्ते, वो दवाइयाँ भी कंज्यूम कर रहे हैं। नाउ इश्यू ये हो रहा है उनके साथ कि दवाई से उनके माइंड में एक चीज़ तो आ रही है कि मुझे ये छोड़ना है, मुझे इसका टेस्ट अभी पसंद नहीं आ रहा है, बट उनका गुस्सा बढ़ रहा है, एक फ्रस्ट्रेशन बढ़ रहा है। जो नॉर्मल एंग्जाइटीज़ होती है डेली रूटीन में, ना खाने की, उस टॉपिक को कंज्यूम ना करने की वजह से वो अभी भी एक्टिव है। कहीं ना कहीं उनके सामने अगर वो प्रोडक्ट आ जाती है तो एक इंटरनल विश हो जाती है कि चलो थोड़ा बहुत कंज्यूम कर लेते हैं। तो दवाई अपनी जगह काम कर रही है, मगर क्या रीज़न है, पहले तो व्हाट इज़ द रीज़न
कि उनको दवाई लेने के बावजूद ऐसी इच्छाएं हो रही है कि वो फिर से कंज्यूम करे, या गुस्सा आ रहा है उसको कैसे कंट्रोल करे, क्यों गुस्सा आ रहा है, क्यों फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, क्यों एक एंग्जाइटीज फील कर रहे हैं वो पूरा दिन, और क्या वो पर्सनली, दवाई अपना काम करेगी मगर पर्सनली वो क्या इनपुट कर सकते हैं अपनी लाइफ में जिससे वो दवाई भी अपना काम करे और वो इस एडिक्शन से हमेशा हमेशा के लिए पीछा पीछा छुड़ा सके। डॉक्टर जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस चीज़ पे? मैं इसके थोड़े पास हिस्ट्री में जरूर जाना चाहूँगा और कितने टाइप के एडिक्शंस होते हैं और इन सबको एज ए साइकेट्रिस्ट हम लोग किस कैटेगरी में कैटेगराइज करते हैं उसकी पूरी ब्रीफ हिस्ट्री में आगे देना चाहूँगा। तो जो ये गुजरात और राजस्थान का जो एरिया है उसमें सबसे पहले अगर हम पास्ट में जाए तो जो किंग्स रहते थे, राजा रजवाड़ा जिनको बोला जाता था, वो अपने बच्चों को जब पूरा राजपाट हैंड ओवर कर देते थे उसके बाद में क्या होता था कि उनके लिए लाइफ में कोई काम करने के लिए कुछ भी चीजें नहीं रहती थी। तो वो लोग क्या करते थे कि अपनी जिंदगी जल्दी खत्म हो जाए और ये सब चीजें कुछ भी काम करे बगैर नहीं निकले, और जल्दी से जल्दी हम लोग डेथ की ओर जाए, उसके लिए सबसे पहले उसकी शुरुआत हुई थी। और सबसे ज्यादा वो लोग हुक्का और दूसरे फॉर्मेट में भी उनको लेना शुरू किए थे। बट कमनसीबी ये है कि हम लोग अभी जो छोटा बच्चा होता है वहां से ही डेथ को नजदीक बुलाने का काम शुरू कर देते हैं। और साइंस भी ये कहता है कि पहले जो भी चालू करता है टोबैको उनको कुछ इतनी जल्दी प्रॉब्लम्स नहीं होती है, बट 30 साल के बाद उनको कैंसर और दूसरे डिजीज होने के चांसेस रहते हैं। तो मैं ये कहूँगा कि हम डेथ को जल्दी नहीं बुलाए, खास करके अपनी हेल्थ को नहीं बिगाड़े, वो जरूर मैं कहना चाहूँगा। और गुजरात के एरिया में सबसे ज्यादा कॉमन है मावा, फाकी, दैट्स अ वेरी Yes. कॉमन। और दूसरा एक चीज, अगर एमपी में चले जाए, राजस्थान के कई एरिया में चले जाए, वहाँ पे भांग काफी खाई जाती है क्योंकि वो सस्ती भी पड़ती है और उनसे 3-3 दिनों तक नशा रहता है। इनका तो मावा का तो 3 घंटे का भी होता है शायद, तो वो 3-3 दिन का, इससे कॉमन चीजें हैं जो खाई जाती है, पी जाती है, जिसमें सिगरेट है, बीड़ी है, राइट। अभी कॉलेजियंस में काफी ट्रेंड चला है हुक्का का, राइट, वेरी कॉमन। रूम पे जो लोग रहते थे, अभी कोविड की वजह से रूम पे नहीं रहते हैं शायद, काफी दिक्कतें होगी घर में ये पीने के लिए, बट रूम पे वापस आएंगे तब भी ये वापस चालू कर देंगे। इट्स अ वेरी कॉमन एडिक्शन नाउअडेज, हम यंग एज में देखते हैं। दूसरे ये तो पीने वाले जो हम लोग स्मोकिंग के या तो धुएं के थ्रू पीते हैं। इसके अलावा होते हैं ड्रिंक करने वाले, जिसके अंदर हम लोग कह सकते हैं वेरी कॉमन इन अल्कोहल, बियर, वाइन, देर आर अ वेरी कॉमन चीज। और अनकॉमन जैसे कि हेरोइन हो गई, कोकीन हो गई, मुंबई के एरिया में काफी वो चलती है। इन अलग अलग तरीके से सब लोग अलग अलग चीजें को कंज्यूम करते हैं। ऑल आर द साइको एक्टिव सब्सटेंस, और ये साइको एक्टिव सब्सटेंस होते हैं, इसीलिए एज अ साइकियाट्री की कोई बुक में उठा के देखेंगे तो वहां पे साइको एक्टिव सब्सटेंस के अंदर इनको रखा गया है। देयर आर द सेकंड कैटेगरी आल्सो, साइको एक्टिव मेडिसिन आल्सो देयर। कई लोग डिप्रेशन से शिकार है, अनिद्रा से, मतलब कि जिनको इंसोम्निया है, ये सब लोग दवाई लेते हैं इंसोम्निया के लिए। दैट्स आर आल्सो समटाइम्स साइको एक्टिव, एंड वो भी एडिक्टेड हो जाते हैं कि जब तक वो दवाई नहीं पीते तब तक उनको नींद नहीं आती। तो इन सब चीजों के लिए मैं आपको सबसे पहले तो समझाना चाहूंगा कि एक्चुअली होता क्या है जब आप इस चीजों को कोई भी तरीके से कंज्यूम करते हैं और कंज्यूम नहीं करते हैं तब। तो जो भी लोग मावा खाते हैं या तो दूसरा ड्रिंक करते हैं, उन लोगों को पता होगा कि जब भी वो मावा खाते हैं तो उनको कोई ऐसी अंदर से कोई मजा आ जाएगा, खुशी आ जाएगी, ऐसा नहीं होता, बट दे फील नॉर्मल। उनको कुछ भी नहीं लगता कि लाइफ गोइंग वेरी स्मूथ, कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी। दैट्स अ वेरी कॉमन। मजा तो नहीं है बट दे फील नॉर्मल। हाँ, अल्कोहल में थोड़ी बहुत शांति हो जाती है कि जब भी वो ज्यादा हैंगओवर हो जाए तब, बट बाकी सब चीजों में दे फील वेरी नॉर्मल। बट जब नहीं खाते हैं या तो नहीं पीते हैं, नहीं ड्रिंक करते हैं, तब उनको प्रॉब्लम्स होती है कि समथिंग इज मिसिंग, समथिंग इज मिसिंग जो है, उन्हीं के लिए वो बार बार वो चीज को करते हैं। इसलिए मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा कि जब हम लोग जो पहले बैलगाड़ी चलती थी, घोड़ा गाड़ी चलती है, तो घोड़ा गाड़ी को चलाने के लिए एक हम चाबुक यूज करते हैं,
चाबुक जैसा जोर से पड़ता है घोड़ा बहुत फास्ट भागता है। तो एक्चुअल चीज पावर किस में है, घोड़े में कि चाबुक में? तो डेफिनेटली पावर चाबुक में नहीं है, क्योंकि चाबुक के अंदर ना तो कोई करंट होता है, ना तो कोई चीज ऐसी रही है कि जिससे वो घोड़ा फास्ट भागेगा। मगर घोड़े के ऊपर जब पड़ता है तब घोड़े के अंदर पावर है, वो बाहर निकलती है और वो भागता है। सेम इसी तरह से आपको समझना चाहिए कि जो नॉर्मल फीलिंग हो रही है या तो जो मजा आ रहा है टोबैको से, अल्कोहल या तो कोई भी अलग तरीके से, वो मजा एक्चुअली में वो ड्रिंक में है कि आपके अंदर ही है। जिस दिन आप वो अपने आपको घोड़े की तरह पहचानना शुरू करेंगे कि नहीं वो बाहर से आने वाली तो हंटर है, वो तो चाबुक है कि जो मेरे ऊपर पड़ती है। जैसे कि हमने टोबैको खा लिया तो थोड़ी देर हमें लगेगा कि नहीं, देयर इज समथिंग इज इनर साइड पीसफुल, थोड़ा शांति जैसा जो महसूस हुआ, वो एक्चुअल चीज शांति तो आपके अंदर ही पड़ी थी। बट वो जो बाहर से आया हुआ साइको एक्टिव सब्सटेंस था, उसने उस चीज को बाहर निकाला। तो मैं ये जरूर कहना चाहूंगा, आगे भी टॉक में हम बात करेंगे कि वही पीस को हम दूसरे तरीके से भी ले सकते हैं। और कई लोग कहते हैं कि अभी मैं रिसेंटली जो पेशेंट आए थे वो बता रहे थे कि सर मेरे पास कुछ काम नहीं है ना, इसलिए मैं रिटायर हो गया हूँ, तो अब मुझे कुछ ना कुछ तो जरूरत पड़ती है। अब उनसे थोड़े टाइम पहले दूसरा एक आया था कि सर हमें कंस्ट्रक्शन का काम करना पड़ता है, इतना प्रेशर होता है कि काम इतना ज्यादा है कि हम ये नहीं करें तो वो काम नहीं कर सकते। इन शॉर्ट में ये कहना चाहूंगा कि फ्री रहने पे भी इसकी जरूरत नहीं है और पूरा वर्क करते हैं तो भी इसकी जरूरत नहीं है। इन शॉर्ट दोनों ही लोग भी ये चीजों से सफर कर रहे हैं। इसलिए ये हमारा खुद का ब्रेन है, वो एक ऐसे जितने बहाने बनाना ये सब चीजें शुरू करता है। दैट्स व्हाई आई कॉल्ड कि उन चीजों से दूर रहे। और दूसरा मैं जरूर ये कहना चाहूंगा कि जितने भी लोग अल्कोहल या तो टोबैको ले रहे हैं, वो अपने जो झाड़ पे जिस डाली को काट रहे हैं उसी डाली पे बैठे हैं और उसी को काट रहे हैं, तो अपने आप सुसाइड की तरफ मत जाइए। आगे का जो दौर है उसमें समझाने के लिए मैं करूंगा कि चावड़ा जी उनको आगे कंटिन्यू करें। थैंक यू सो मच डॉक्टर जी। बोझ आपने बहुत अच्छी तरीके से इस पूरी एडिक्शन की टॉपिक को डिस्कस किया, इंसाइट्स दी। हितेश जी, व्हाट डू यू थिंक, क्या होता है कि हम इस एडिक्शन से पीछा छुटकारा चाहते हैं? हर कोई चाहता है कि वो अपने एडिक्शन से पीछा छुटकारा ले सके अपनी लाइफ में, बट कहीं ना कहीं वो एडिक्शन जितना हम दूर जाना चाहते हैं, कहीं ना कहीं वो हमें खींचता है। एंड व्हाट कैन वी डू, एक सिंपल सॉल्यूशन अगर हम देखें कि कैसे उस एडिक्शन को देख सके कि ये मेरे काम की चीज़ नहीं है, तो क्या कहना चाहेंगे आप? श्योर। सो सबसे पहले फ्रेंड्स, जैसे डॉक्टर साहब ने बहुत ही अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया, मैं आपको एक बेसिक चीज़ें यहाँ पे बताना चाहूँगा। दुनिया का कोई भी एडिक्शन या दुनिया की कोई भी हैबिट अगर हमें छोड़नी है तो पहला ये रूल्स है कि ऑल ऑफ सडन वो कभी नहीं छूटेगी। यानी अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं अचानक से कल से चीज़ें बंद कर दूँ खाना, लेट से आपका कोई तम्बाकू का व्यसन है, अल्कोहल का व्यसन है या और कोई एक्सपायरी चीज़ है, लेट से अगर आप ये सोच के बैठे हैं कि ऐसी कोई छड़ी मिल जाए या ऐसा कोई मंत्र मिल जाए कि मैं आज सोचूं और कल हो जाए, इट्स नॉट दैट पॉसिबल। फर्स्ट थिंग तो ये हमें अपने दिमाग में बिठा देना पड़ेगा, नंबर वन। नंबर टू, ध्यान से देखिए कि ये चीज़ें स्टार्ट कैसे हुई थी। छोड़ने के लिए मैं आपको एक दो टेक्निक्स, एक दो मेथड भी यहाँ पे दे रहा हूँ, जो आप रेगुलर रूटीन अप्लाई भी करके देख सकते हैं विदिन 20 डेज, विदिन 30 डेज, और आप अपना फीडबैक भी बाद में हमें भेज सकते हैं। पहले हम ये समझते हैं कि इस तरह के एडिक्शन बढ़ते क्यों हैं। क्या होता है कि जैसे मैं बताया, ज़्यादातर चीज़ें जो है वो इन्फ्लुएंसर है बाय टू द सोसाइटी, टू द फ्रेंड्स। क्या हुआ, जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए किसी का कोई तम्बाकू का हैबिट है। याद कीजिए उस पल को जब आपने फर्स्ट टाइम इसको छुआ था। लेट्स से आई एम श्योर उस टाइम पे क्या माहौल रहा होगा। आपके 3-4 फ्रेंड थे जो आसपास में किसी शादी वगैरह में, किसी इवेंट में, किसी फंक्शन में शायद तो मिले हैं, या तो किसी के पान के गले में मिले हैं, या तो किसी ऐसी टॉक पे आप लोग डिस्कशन कर रहे हैं, राइट। उस वक्त पे आपने देखा कि सामने वाला सिगरेट पी रहा है, या सामने वाला, तब ये अब मैं आपको प्रोसेस समझा रहा हूँ कि ये चीज़ स्टार्ट कैसे होती है। ठीक है, सामने वाला लड़ से तम्बाकू खा रहा है। सामने वाले ने शायद आपको एक बार ऑफर किया, मीन से आपके फ्रेंड ने आपको एक बार ऑफर किया कि यार एक बार खा ले, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, राइट। हो सकता है कि आप उस टाइम पे नहीं स्टार्ट करना चाहते थे, तो आपने बोल दिया भाई मैं नहीं खाता हूँ, तो इसको साइड में रखो। दोबारा आप मिले 2-3 दिन बाद, फिर से उन लोगों ने ट्राई किया कि भाई एक बार ले ले, एक बार में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, राइट। शायद दोबारा भी आपने उस चीज़ को नहीं छेड़ा। तीसरी बार
सेम तरह का माहौल बना, राइट। और तीसरी बात, जब सेम चीज आपके माइंड पे, सेम डायलॉग, ध्यान से समझिएगा, सेम शब्द, सेम वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी, सेम एनवायरनमेंट, सेम लोग जब आपको हैमरिंग कर रहे हैं एक चीज को खाने के लिए, आपके माइंड में एक अलग ही तरह का उत्साह अंदर से जगेगा। वो क्या होगा, यार एक बार ट्राई, तो बात तो सही है इसकी, एक बार ट्राई करने में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो चलिए मैं ट्राई कर लेता हूँ। तो इस तरह से आपने इन चीज़ों को स्टार्ट किया। नंबर आपने एक बार ट्राई करने के लिए स्टार्ट किया। हो सकता था कि आपकी बॉडी उस वक्त तैयार नहीं थी उस चीज़ को डाइजेस्ट करने के लिए, तो हो सकता है कि आपको चक्कर जैसा फील हुआ हो, या लेट्स से अनवांटेड बिहेवियर आपकी बॉडी ने रिएक्ट किए हो ऑन दैट टाइम, राइट। लेकिन आपने एक बार खाया थोड़ा, तो आपको इतना ज़्यादा महसूस नहीं हुआ सपोज, राइट। नेक्स्ट टाइम आपने उसका डोज बढ़ाना स्टार्ट कर दिया, फिर वो कन्वर्ट हुआ सीधा सिगरेट में, फिर वो सीधा कन्वर्ट हुआ अल्कोहल में, फिर वो कन्वर्ट हो जाता है इस तरह के ड्रग्स और एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा चीज़ों में, डॉक्टर साहब ने बताया, राइट। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि दो ऑप्शंस हैं हमारे पास, या तो मेरी बॉडी कैसे हेल्दी रहेगी या मैं कैसे फील करूंगा, उस चीज का पावर या उस चीज का रिमोट मैं किसी भी तम्बाकू या किसी भी अल्कोहलिक लाइक चीज या प्रोडक्ट को दे दूं, या उसका रिमोट मैं मेरे पास रखूं कि मेरी बॉडी किस तरह से फील करेगी, किस तरह की चीज़ों को छुएगी, किस तरह से चीज़ों को पकड़ेगी या छोड़ेगी, वो मैं डिसाइड करूँगा। दो चॉइस है आपके पास, तो आप दोनों में से कोई भी चॉइस ले सकते हैं बाय द वे, राइट। पहली चॉइस ऑलरेडी है आपके पास, तो उसको लेने की ज़रूरत है नहीं आपको। सेकंड चॉइस की बात करते हैं कि कैसे हम इसको छोड़ सकते हैं, लेट्स से, ठीक है। तो क्या होगा, आप डायरेक्टली, जैसे मैंने बताया आपको, डायरेक्टली आप छोड़ने की कोशिश करेंगे, साथ से ज़्यादा के साथ वो नहीं छूटेगी, राइट। और अगर मान लीजिए, अगर आपने ट्राई किया भी होगा, सपोज कि मान लीजिए आपने 10 दिन बंद करने का कोशिश किया, आपके साथ होप सो ये चीज़ हुई होगी कि आपने 10-15 दिन बंद करने की कोशिश किया, राइट। 16वें दिन वही फ्रेंड मिले, उन्होंने फिर से पकड़ा दिया आपके हाथ में सिगरेट, एंड यू विल बी बैक टू द नॉर्मल लाइफ। इट इज़ लाइक मोटिवेशन, ठीक है, कि एक बार आपने कोशिश की, 10-15 दिन तक वो कोशिश तो रही, लेकिन 16वें दिन वापस से वो चीज़ें स्टार्ट हो गई, राइट। अभी मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि फ्रेंड नहीं मिले आपको 16 दिन के बाद, होगा क्या, 70वें दिन आपके आसपास ऐसा एनवायरनमेंट अपने आप बनेगा। मैं उस चीजों की डिटेलिंग में नहीं जाऊंगा क्योंकि वो एनर्जी वाइब्रेशन और फ्रिक्वेंसी का खेल है, शायद आपको समझ में आए या ना आए में भी। लेकिन क्या होगा, 70वें दिन आपके पास आसपास ऑटोमेटिकली ऐसा एनवायरनमेंट बढ़ेगा, इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेस, इन टर्म्स ऑफ एंग्जाइटी, इन टर्म्स ऑफ वर्कलोड, राइट, इन टर्म्स ऑफ एंगर। यानी आपकी बॉडी गलत तरीके से रिएक्ट करना स्टार्ट कर देगी। क्यों गलत तरीके से रिएक्ट करना स्टार्ट कर देगी, क्योंकि वो उसको कहीं ना कहीं मेंटल पीस, उसको ऐसा लग रहा है क्योंकि वो तंबाकू खा रही है बॉडी, इसीलिए उसको मेंटल पीस मिल रहा है। दैट इज नॉट ट्रूथ, और उसकी वजह से एडिक्शन बढ़ रहा है। लोग कहीं ना कहीं शांति पाने के लिए दो चीजों में सबसे ज्यादा एडिक्शन बढ़ते हैं, जब इंसान बहुत खुश होता है या तो जब इंसान बहुत निराश होता है, और ये दोनों ही डेंजरस है। तो कहने का मतलब ये है कि आपकी बॉडी राइट रॉन्ग नहीं समझती, आपका अनकॉन्शियस माइंड से राइट रॉन्ग नहीं समझता। जिस चीज को आप बार बार रिपीट करेंगे, जिस चीज के बार बार विजुअलाइजेशन आपके सामने आएगा, एक बार आपको एंग्जाइटी हुई, राइट, सेकंड टाइम आपके पास दो ऑप्शन है, एक बार एंग्जाइटी हुई, आपने चीज को पकड़ा, खा लिया, वो चीज वहां पे खत्म हो गई, वो आज ना छूटी है ना कल छूटेगी, पहली बात। दूसरा ऑप्शन मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूँ छोड़ने के लिए। मान लीजिए आपको इस तरह का कोई एंग्जाइटी हुआ, मैं आपको एक इनोवेटिव चीज़ ही दे रहा हूँ, कोशिश कीजिएगा और इसको हल्के में मत लीजिएगा मेरी बातों को, कि हो सकता है कि सिंपल टेक्निक्स लगे आपको, सिंपल बातें लगे, लेकिन इसके रिजल्ट बहुत अलग होंगे क्योंकि हमने कभी अलग ट्राई किया नहीं, इसलिए हमें नहीं पता। लेट्स से फॉर एग्जांपल, आप जब भी आपको ऐसा लगे कि मुझे अभी ये मेरे से नहीं छूट रहा है, लेट्स से, ठीक है, तो 2-3 दिन तक जो एंग्जाइटी हो रही है, उस एंग्जाइटी को कंट्रोल करने की, फील करने की कोशिश कीजिए अपने आप, बिना किसी एडिक्शन के, बिना वहां पे ध्यान लगाए, और देखिए क्या हो रहा है आपके साथ। मान लीजिए कि 3 दिन तक उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा, या आपने जैसे तैसे कंट्रोल कर दिया, लेकिन एंगर के थ्रू वो आपकी फैमिली पे निकल रहा है, क्योंकि ऐसा होता है लोगों के साथ। अगर आप नहीं खाएंगे तो आप एंगर करेंगे अपने बच्चों पे, आप एंगर करेंगे अपने पार्टनर्स पे, अपनी फैमिली मेंबर्स पे, क्योंकि वो रिएक्शन है अनकॉन्शियस बॉडी का। दिस इज हाउ द बॉडी स्ट्रक्चर वर्क, दिस इज हाउ द ब्रेन वर्क, राइट। कि अगर जो चीज ब्रेन को चाहिए, जो चीज बॉडी को चाहिए, राइट, अगर उसको उस मोमेंट पे वो चीज नहीं मिलेगी, तो वो किसी ना किसी तरीके से चीज को पालेगा। एक कहावत है बहुत बड़ी, राइट, कि एक जो शराबी है उसको अगर आप रेगिस्तान में भी छोड़ देंगे तो शाम को वो पिया हुआ मिलेगा। आप समझ रहे हैं क्यों? क्योंकि उसको पता है कहाँ से मैनेज कर रहा है, चाहे उसके पास पैसे हो ना हो, चाहे वहां पे पानी हो ना हो, अगर वो रेगिस्तान में भी होगा तो वहां से भी पीने का बंदोबस्त कर देगा। क्यों? क्योंकि उसकी बॉडी ने एक इमरजेंसी क्रिएट की कि अगर यार ये नहीं खाऊंगा तो मेरी एंग्जाइटी बढ़ेगी, ये नहीं खाऊंगा मेरा स्ट्रेस बढ़ेगा,
ये नहीं खाऊंगा मुझे गुस्सा होगा, तो आपने जाने अनजाने नेगेटिव पैटर्न भी तो बनाया है अपने ब्रेन में, एंड दैट इज वाई कि वो आपसे छूट नहीं रहा है। क्योंकि अगर कोई चीज आपको छोड़नी है तो सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि मैं इस चीज को छोड़ूंगा तो मुझे क्या हैप्पीनेस मिल सकता है, मुझे क्या जॉय मिल सकता है, मैं कितना ग्रो हो सकता हूँ। जब आपको एक पर्पस मिलेगा, एक स्ट्रॉन्ग रीजन मिलेगा उस चीज को छोड़ने का, तभी तो छूटेगी। हमने रीजन क्या दिए हैं? हमने रीजन ये दिए हैं कि मैं इसको छोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ तो मुझे एंगर हो रहा है, मैं इसको छोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ तो मुझे स्ट्रेस हो रहा है, मैं इसको छोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ तो मुझे अनवांटेड फियर हो रहा है या ओवर थिंकिंग हो रही है, नेगेटिव थिंकिंग हो रही है। तो आप ध्यान से देखिए, आप नेगेटिव चीज से नेगेटिव चीज को काटने की कोशिश कर रहे हैं, एंड इट इज नथिंग गोइंग टू वर्क, ये काम कभी नहीं करेगा, राइट? तो क्या करना है, मैं एक सिंपल सी आपको टेक्निक बताता हूँ यहाँ पे, ये रियल टाइम टेक्निक अभी अभी दिमाग में आ रही है, मैं आपको बता रहा हूँ। क्या करें, 2-3 दिन जैसे मैंने बताया आपको, कोशिश कीजिए एंग्जाइटी को मैनेज करने की। मान लीजिए एंग्जाइटी मैनेज नहीं होती, बहुत गुस्सा आ रहा है, जाइए पान के गल्ले पे या जहाँ पे भी चीज जो मिल रही है एमडी से, बाय कीजिए उस प्रोडक्ट को, राइट? जो भी आप खा रहे हो एमडी से, तम्बाकू एक्सेट्रा एक्सेट्रा चीज, उस चीज को बाय कीजिए, ठीक है? बाय करने के बाद में अपना मोबाइल निकालिए, ठीक है? और मोबाइल निकाल के 1 मिनट तक आपकी जो फेवरेट चीज हो, आपकी वाइफ हो सकती है, आपका बच्चा हो सकता है, ठीक है? उसका फोटो निकालिए, जो बचपन का आपके बच्चे का फोटो हो या आपकी वाइफ का, जो आपकी वाइफ के साथ आपका जो हैप्पीएस्ट मोमेंट रहा हो, ऐसा कोई फोटो आपको मोबाइल में है, उसको निकालिए, उस मसाले को या उस ड्रिंक्स को हाथ में पकड़ते हुए, और एक सिंपल सवाल कीजिए कि मेरे पास 2 चॉइस है, या तो मैं इस इंसान को, यानी कि मेरा बच्चा, या तो मेरी वाइफ, या तो मैं इन लोगों के लिए जिंदा रहना चाहता हूँ और इन लोगों को खुशी देना चाहता हूँ, इसके लिए मुझे छोड़ना है, या तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये लोग जिए, ये लोग मरे, ये लोग खुश रहे, ये लोग खुश ना रहे। सिंपल 2 सवाल कीजिए अपने माइंड को ऑन दैट टाइम, और उसके बाद में आपकी जो इच्छा है उसको अप्लाई करें। आई एम गिविंग गारंटी 15 दिनों में आपकी हैबिट छूट जाएगी। प्रॉब्लम क्या है, हमने कभी इमोशनल ट्रिगर प्रेस नहीं किए, हम बहुत ऊपर ऊपर सरफेस लेवल पे खेलते हैं। विद द ड्यू रिस्पेक्ट डॉक्टर साहब, मेडिकल साइंस और अलग अलग लेवल पे भी हम बातें करें अगर लेट से, तो सरफेस लेवल पे बातें होती है, काउंसलिंग लेवल पे, राइट, टॉक लेवल पे बातों से चीजें नहीं चेंज होती साहब, एक्शन से चीजें चेंज होती है, ये हमें समझना पड़ेगा। और क्योंकि आज तक हमने एक्शन नहीं ली, हमने बातें की है, मुझे छोड़ना है, मैंने एक्शन नहीं लिया, मैंने कुछ नया सोचा नहीं, मैंने कुछ क्रिएटिव ट्राई नहीं किया। अगर आपने कुछ क्रिएटिव ट्राई नहीं किया तो हो सकता है कि आपने आज यहाँ सवाल उठाया है, कल 10 जगह और सवाल उठाएंगे, आपको सॉल्यूशन मिलेंगे शायद, लेकिन चीजें चेंज नहीं होगी। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, अगर मैं इसको एक साइंटिफिक वे में आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश की, मैंने आपके जो इमोशनल ट्रिगर्स हैं उसको प्रेस किया, आपकी लाइफ में एक इमरजेंसी क्रिएट की कि क्यों आपके लिए ये प्रोडक्ट छोड़ना अभी जरूरी है, क्योंकि ये अभी नहीं हुआ, ये कल कभी नहीं होने वाला, दैट फॉर श्योर। तो क्या किया आपने, 3 दिन एंग्जाइटी फील की, यानी आपकी बॉडी थोड़ी बहुत तैयार की मैंने एक तरीके से उस चीज को रेडी करने के लिए, छोड़ने के लिए, क्योंकि एंग्जाइटी को कैसे हैंडल करना है बॉडी मैनेज करना सीख गई, एक तरीके से मैंने आपको एक प्रोसेस करवा दिया यहाँ पे, राइट? और चौथे दिन आप जाते हैं और आप जब 2 ऑप्शन देखते हैं अपने साथ में, आपका ब्रेन बहुत अच्छे तरह से जानता है उसको कौन सा डिसीजन लेना है, ठीक है? अगर मान लीजिए किसी वजह से कोई बहुत ही नशेड़ी है लेट से, और वो उस वक्त भी अगर सपोज ड्रिंक्स कर लेता है या एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा चीज कर लेता है, डोंट वरी, सेकंड डे फिर जाइए, सेकंड डे फिर से यही चीज, जब तक कि उस चीज को आप पूरी तरह से उठा करके फेंक ना दे अपनी लाइफ में, करते रहिए इस प्रोसेस को। हो सकता है, मुझे पता नहीं प्राइस क्या रहती है इन चीजों की, जैसे मावा पावा की, आई डोंट नो, 20-25 रुपए, 15 रुपए, आई डोंट नो, ठीक है? लेकिन अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैं एक एवरेज फिगर पकड़ता हूँ, 20-25 रुपए अगर सपोज इसका फिगर होगा, 20 ठीक है? 10 बार ट्राई कीजिए, 200 रुपए में आपकी हैबिट चेंज हो जाएगी, दैट्स फॉर श्योर। 200 का नुकसान नहीं है, 200 आपको बहुत चीज सिखा के जा रहा है, लेकिन साहब इसको प्रैक्टिकली अप्लाई करना पड़ेगा, बातों से चीजें चेंज नहीं होगी। तो डू इट, ट्राई कीजिए। और एक स्ट्रॉन्ग रिक्वेस्ट है मेरी फ्रेंड, जो भी लोग माइंड को टॉक शो के साथ में रेगुलर जुड़े हुए हैं, जिन्होंने लास्ट टाइम भी क्वेश्चन आंसर जिनको हमने दिए थे, अभी भी हम कोशिश कर रहे हैं बेस्ट सॉल्यूशन देने की, अपने फीडबैक एटलीस्ट कंपल्सरी सबमिट कराएं, क्योंकि हमें ये पता चले कि हम जो मेहनत कर रहे हैं यहाँ पर किसी चीज को चेंज करने के लिए, आप लोगों की हेल्प करने के लिए ना, वो सिर्फ बातों के जरिए ही जा रही है या उस पर कोई एक्शन भी हो रहा है, आप समझ रहे हैं? क्योंकि यहाँ से एक एनर्जी यूज हो रही है, तो मैं चाहता हूँ कि एनर्जी सही जगह यूज हो, ठीक है? तो आप अपने फीडबैक जो है वो एटलीस्ट सबमिट कीजिए और शेयर कीजिए, क्योंकि आज दुनिया को इन चीज़ों की बहुत ज़रूरत है साहब, ठीक है?
बुरी चीज़ें हम डायरेक्ट शेयर कर देते हैं, जैसा आपको पता है, ठीक है। अच्छी चीज़ पहली बार शेयर कर रहे हैं, तो अभी भी अगर आपने शेयर नहीं किया है तो सबसे पहले शेयर कीजिए चीज़ को। आने वाला जो टॉपिक है वो सबसे हॉट टॉपिक है और सबसे डिमांडिंग टॉपिक है, जिसकी ज़रूरत सबको है आज की तारीख में। जो पेरेंट्स बन चुका वो भी, जो पेरेंट्स नहीं बना उसके लिए भी ये बहुत बड़ा लेसन रहेगा। तो आई एम श्योर कि आप एग्री हुए होंगे इस बात से, इस टेक्निक से। तो एंजॉय कीजिए और मैं यहाँ पे मेरा और लास्ट में मैं ये जो टॉपिक का जो आंसर था उसको फुल स्टॉप देने की कोशिश कर रहा हूँ कि मेडिकल टर्मिनोलॉजी में अगर हम देखें तो मेडिकल में हम लोग 2 फेज में इसको वर्कआउट करते हैं। मेडिकल में क्या करना पड़ता है कि पहले तो जो आपने बताया दैट्स फर्स्ट मेडिसिन कि आपको इंटरनली प्रिपेयर होना है। किस तरह से होना वो ऑलरेडी आप प्लेबैक में देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। इंटरनली प्रिपेयर होने के बाद हम लोग ऐसी मेडिसिन देते हैं जो अभी उन्होंने बताया कि होम्योपैथिक मेडिसिन लिया था, तो ऐसी मेडिसिन का काम ये होता है कि आपको उस चीज़ के प्रति जो डिज़ायर होती है या तो जो टेस्ट अच्छा लगता है उसको कम कर देता है। और कई लोगों को फीका लगना लगता है, कई लोगों को तूरा लगने लगता है, ये टेस्ट चेंज हो जाता है। दूसरा फेज पे वर्क यही करना पड़ता है कि जो 21 दिन होते हैं, 21 दिन में ये सारे सिम्टम्स आते हैं जिसमें कई लोगों को कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, कई लोगों को टाइम काफ़ी स्लो जा रहा हो ऐसा वर्क लगने लगता है, कई लोगों को गुस्सा आ जाता है, कई लोग मोबाइल एक्सीलेटर पास कर देते हैं अपनी बाइक का, लीवर पे एक्सीलेटर पास हो जाता है। ये सब चीज़ों के सिम्टम्स आते हैं, बट वो 21 दिन ही आएंगे। 21 दिन के बाद नई हैबिट क्रिएट हो जाएगी। एक हैबिट थी आप खा रहे थे, दूसरी हैबिट ये नई क्रिएट होगी कि आप वो चीज़ नहीं खा रहे। मैं ये कहूँगा कि रिप्लेस मत कीजिएगा। कई लोग ये करते हैं कि एक छोड़ के दूसरी चीज़ पे, मतलब आसमान से टपका और खजूर पे अटका ऐसी चीज़ हो जाती है। रिप्लेस मत कीजिएगा, क्योंकि इनकी बीटर नट सिर्फ सुपारी खाने से भी कैंसर होते हैं, वो साइंटिफिकली प्रूवन है। तो जो दूसरी चीज़ें जो सिम्टम्स आते हैं उसके अकॉर्डिंग भी हमें वर्कआउट करना पड़ता है। उन सब चीज़ों को कम करने के लिए समटाइम्स मेडिसिन नीडेड, समटाइम्स टेक्निक से ही हो जाता है। सो इस तरह से हम लोग पूरी तरह से मेडिकल सपोर्ट और विदाउट मेडिकल सपोर्ट जैसे बताया, मैं तो यही कहूँगा कि फर्स्ट विदाउट सपोर्ट ही जाइए। अगर ज़रूरत पड़े कि नहीं वी कैन नॉट डू दैट, राइट। बेसिकली ऐसा होता नहीं है, क्योंकि हमने शुरू किया तब मेडिकल सपोर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ी थी, तो ऑफ करने में कभी मेडिकल सपोर्ट की ज़रूरत नहीं होती। सो इस तरह से मेडिकल सपोर्ट और सब चीज़ों से छूट सकते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर जी, थैंक यू सो मच हितेश भाई। दोस्तों, इस पूरे डिस्कशन में 2 चीज़ बाहर आई है। जो भी लोग इन एडिक्शन से पीछा छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं या इच्छा रखते हैं कि एडिक्शन से पीछा छुड़ाएं, तो नो डाउट जैसे डॉक्टर साहब ने बताया पूरी इंसाइट दी कि एडिक्शंस होते हैं और क्या मेडिकल साइंस छोटा बहुत कर सकता है इन एडिक्शंस को पीछा छुड़ाने के लिए। और एक दूसरी चीज़, जो इमोशनल ट्रिगर्स, जो ऑलरेडी एक टेक्निक आपको शेयर की गई है, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया 21 दिन 21 डेज, कोई भी हैबिट अपने अंदर इंटीग्रेट करने में 21 दिन लगते हैं, जैसे साइंटिफिकली प्रूव। जब आपकी आदत बनी थी तब भी 21 दिन लगे थे, जब आप आदत छोड़ेंगे तब भी 21 दिन लगेंगे। सो डू इट फॉर 21 डेज, शेयर अस योर रिव्यूज़, जो भी आपके रिव्यूज़ हैं, फीडबैक्स हैं, हमें शेयर कीजिए ताकि ऐसी नई नई इनोवेटिव टेक्निक्स हम आपके साथ और बेहतर तरीके से शेयर कर सकें और आपकी लाइफ को एक अच्छी दिशा, एक अच्छा मार्ग दिखा सकें। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे हितेश जी ने बोला दिस इज़ द हॉट टॉपिक। वाई इज़ दिस द हॉट टॉपिक? क्यों ये हॉट टॉपिक है? क्योंकि दिस इज़ द फ्यूचर। हमारी आगे की जनरेशन की बात हो रही है। इट इज़ अबाउट द पेरेंटिंग, जो आज का सबसे हॉट टॉपिक है। मैं, आप, हम सभी लोग जो भी हमारे डिज़ायर्स थी, जो भी हमारे डिज़ायर्स शायद नहीं अचीव कर पाए, एक इच्छा ज़रूर रखते हैं कि हमारी जो आने वाली जनरेशन है, हमारी जो आने वाली पीढ़ी है, वो डिज़ायर्स अच्छी तरीके से जिए, अच्छी, हेल्दी और एक फ्रूटफुल, सक्सेसफुल लाइफ जिए। इसीलिए वी आर रेडी टू डू एवरीथिंग। एक्चुअली हम फ्रैंकली स्पीकिंग सब कुछ करने के लिए तैयार है, उन अपने बच्चों के लिए, अपनी पेरेंटिंग के लिए, अपने फ्यूचर जनरेशन को कुछ बेहतर दे सके। तो जो सवाल आज हम पेरेंटिंग के लिए हमारे एक व्यूअर ने हमें भेजा है, दिस इज़ ऑल्सो कॉमन प्रॉब्लम। ये सिर्फ उनका सवाल नहीं है, मगर आज अराउंड 60 to 70% ऑफ द पेरेंट्स आर फेसिंग दिस प्रॉब्लम। ये शायद
60 to 70% पेरेंट्स अपनी लाइफ में अपने बच्चों में ये प्रॉब्लम देख रहे हैं। दैट इज़, सर उनका सवाल है, उनका बच्चा अराउंड 4 to 5 ईयर्स, 4 साढ़े 4 साल की एज है उस बच्चे की। इज़ अ वेरी एक्टिव चाइल्ड, बहुत ही एक्टिव बच्चा है, मगर गुस्सा बहुत है। देयर इज़ लॉट्स ऑफ एंगर, लॉट्स ऑफ फ्रस्ट्रेशन। जब वो जिद पे आता है, अगर वो पूरी ना हो तो बहुत ही फ्रस्ट्रेट हो जाता है, बहुत ही ओवर रिएक्ट करता है इन टर्म्स ऑफ एंगर। और एक चीज़ कि जब तक उसके हाथ में मोबाइल ना दिया जाए तब तक वो खाने नहीं बैठता। दिस इज़ अ वेरी कॉमन इशू। ये सिर्फ इनका सवाल नहीं है, एंड दिस इज़ नॉट ओनली अबाउट अ चाइल्ड। अभी अभी यहाँ पे लाइव हमारे एक व्यूअर ने हमें भेजा है कि हाउ टू डिक्रीज एडिक्शन टू मोबाइल। सूरज सिंह करके एक व्यूअर हैं जिन्होंने अभी अभी पूछा है। इट इज़ नॉट ओनली लिमिटेड टू अ चाइल्ड। आज हमारी एज में, ओल्ड एज में भी ये प्रॉब्लम है कि मोबाइल का एडिक्शन कहीं ना कहीं हमारे सर चढ़कर बोल रहा है। दिस इज़ अ पॉसिबिलिटी कि क्योंकि हमारी मोबाइल की एक्सेस एक लेट एज में आई थी, बट ये जो बच्चे हैं तो शॉर्ट एज में, छोटी एज में मोबाइल से एडिक्टेड होते जा रहे हैं। रीज़न दैट ही वांट्स टू नो, वो जानना चाहते हैं कि कैसे इस एडिक्शन को दूर कर सके, जिससे विदाउट मोबाइल वो खाना खा सके, प्रॉपर हेल्थ, प्रॉपर मील ले सके, और कैसे उसकी जो ओवर एक्टिवनेस है वो एक अच्छे डायरेक्शन में जाए, ना कि एंगर के डायरेक्शन में जाए। व्हाट वुड यू लाइक टू से अबाउट दिस? देखो, मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि अ, पहले तो हम लोग यही नहीं जानते हैं कि जो डेवलपमेंट होता है वो बच्चे का किस तरह से होता है। हाँ, किसान होता है वो अच्छी तरह से जानता है कि पौधा कब ग्रो करेगा, कब उसमें लीव्स लगेंगे, उसके ऊपर पत्ते कब आएँगे, कब उसके ऊपर फ्रूट लगना शुरू हो जाएँगे और कब उसको मुझे पके हुआ होगा, उसके बाद उसको वहाँ से तोड़ना है और कब मुझे मार्केट में बेचना है। बट बच्चे सबके घर होते हैं, बट बच्चे का डेवलपमेंट कैसे होता है वो लोग कोई जानना नहीं चाहते। बच्चे को सब लोग ग्रो करते हैं, जैसे पौधे को ग्रो करते हैं वैसे बच्चे को भी करते हैं। बोथ आर लिविंग, और दोनों की चीज ऐसी होती है कि वो बच्चे के बारे में हम बताएं तो उसके अंदर ग्रोथ भी होता है। ग्रोथ मतलब कि जिसको हम मेजर कर सके, जिसको हम साइज में माप सके, या तो जिसको हाइट से हम लोग पता लगा सके कि इस तरह से वो ग्रो कर रहा है। इससे फिजिकल थिंग। और दूसरा होता है उसका डेवलपमेंट, जैसे कि वो लिखना शुरू करता है, उसके बाद उसको पढ़ना शुरू करता है, पहले एक वर्ड सुनता है, दूसरा, तीसरा, इस तरह से बच्चे की एक डेवलपमेंट होती है। मगर हम लोग क्या होता है कि बच्चा डेवलपमेंट नहीं हुआ है, अभी तो वो बोलना ही नहीं सीखा है, उससे पहले ही वो पहले साल में वो बच्चा बोलने सीखता है, मगर हम लोग क्या करते हैं उससे पहले ही उसको बोलना शुरू कर देते हैं कि आ बोलो, बा बोलो। बच्चा 1 साल के बाद ही बोलेगा, कितना भी आप जल्दी कर लो वो नहीं करेगा। अब बच्चा यहाँ पे बैठा हुआ है, पैर हिला रहा है इस तरह से, तो हम बोलेंगे पैर मत हिला। अब उसका एक नॉर्मल फिजियोलॉजी है कि वो थोड़ा बहुत तो वो रिएक्ट करेगा, क्योंकि वो हमारी तरह एडल्ट नहीं हो गया, उसको हर चीज की समझ नहीं है। और जब बच्चे को ऐसी समझ नहीं होती है, उसी दौरान जब उसका सबसे फास्ट ग्रो हो रहा है, फास्ट ग्रो हम पहले जो मैंने ग्रोथ की बात बताई, ग्रोथ में हम जो 3 महीने का बच्चा होता है वहां से लेके वो 1 साल का होता है, ऑलमोस्ट डबल से ज्यादा उसका साइज ग्रो हो जाता है। मगर हम लोग ये नहीं सोचते कि उसका ब्रेन भी इतना ही जल्दी ग्रो करता है। वो सब चीजें सबसे पहले ग्रास्प करना शुरू उसी टाइम पे करता है। उसी टाइम पे अगर उसके ऊपर आपने चिल्ला दिया, राइट, या तो उसके मदर के ऊपर चिल्ला दिया कि आप समझ नहीं सकते हो इस तरह से, तो हो सकता है कि बच्चा उस टाइम पे तो जो आपने कहा था कि थाली उधर रख दो तो वो रख देगा, मगर उसके साथ में एक दूसरी चीज भी सीख जाएगा कि गुस्सा कैसे करना, काम कैसे निकालना। इसी तरह से वो चीज आपके ऊपर अप्लाई करना शुरू करेगा। जैसे कि उसको टॉय लेना है और टॉय अच्छा लग गया है कोई मार्केट के अंदर, तो वो ऐसा गुस्सा करेगा आपके ऊपर कि वो टॉय जब तक घर में नहीं आएगा तब तक वो ज्यादा, कई बार तो ऐसी चीजें हाथ में आ गई। सबसे मोस्ट कॉमन पुराने सालों में रहता था गोरा, जो पानी का होता था, उसके ऊपर पत्थर लग जाते थे। अभी मोबाइल का थ्रो हो जाता है। इट्स अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम। जब भी गुस्सा आता है कोई भी चीज का थ्रो कर देता है। मगर ध्यान से देखिए उसको सिखाया किसने? तो हमने ही सिखाया है। दूसरा एक कि स्कूल में भी सिखाया जाता है, क्योंकि स्कूल में काफी सारे बच्चे होते हैं
टीचर्स गुस्सा करके ही उनको जगह पे लाती है। मेरे पास काफी सारे टीचर्स आते हैं जो अपनी मेडिसिन के लिए आते हैं, तो उसको मैं पूछता हूँ कि आपका नेचर कैसा है, तो दैट्स अ वेरी कॉमन आंसर कि सर मैं टीचर हूँ स्कूल में। तो गुस्सा तो होना तो एक नेचर सी बात है। अब जो सिखाने वाला है वही अगर गुस्सा करना उसको कॉमन गिन रहा है, तो सोच लीजिए कि आपके बच्चे वहां पे जाके वो गुस्सा भी तो सीख के आ रहे हैं। उसका IQ बढ़ा, SQ बढ़ा, EQ है वो तो ग्रो हुआ, उसका इमोशनल कंटेंट है वो तो ग्रो हुआ। उसमें हमने कभी ऐसी करुणा और जो प्यार है वो क्या है वो तो किसी को सिखाया ही नहीं। आई थिंक कि फ्रेंडशिप क्या है वो कोई सिखाता नहीं है बच्चों को, लव क्या है वो सिखाता नहीं है, वो मूवीज से हम लोग सीखते हैं। इसलिए मैं इंडिया के अंदर तो कहूंगा कि इंडिया में 3 माँ होती है। पहली होती है भारत माता, जो सबकी जननी है और देश के प्रति काफी डेडिकेटेड लोग हैं। दूसरी होती है उसकी खुद की रियल मदर जिन्होंने बोर्न किया यहाँ पे। और तीसरी माँ होती है सिनेमा। दैट्स सिनेमा, वो सबको सब चीजें सिखाती है कि कैसे गुस्सा करना, कैसे किससे फाइट करना, कैसे लव के लिए सबके साथ लड़ना। मगर एक्चुअल लव क्या है वो तो सिखाया ही नहीं गया, ना एजुकेशन में सिखाया गया ना कुछ। बस जो भी सीखा वो वहीं से सीखा, कैसे अपने प्यार के साथ भागना, वो सब चीजें वहीं से सिखाया। तो ये सभी चीजें हैं वहां पे भी, तो बच्चा भी तो देखता है। वो स्कूल में हम मोबाइल दे देते हैं तो मोबाइल में वो मूवी भी देखेगा, ऐसी सारी चीजें भी देखेगा। तो वहां पे ही शुरुआत होती है उसको गुस्सा कैसे करना वो सीखने की ट्रेनिंग। तो मैं पहले तो ये कहूंगा कि गुस्सा कैसे करना ये सीखने की ट्रेनिंग बंद करें। दैट्स अ फर्स्ट प्रायोरिटी। वरना क्या होगा कि अभी तो कंट्रोल पेरेंट्स के हाथ में है। अभी तो गुस्सा करके आपको जो चीजें मनवानी थी वो मनवा ली। कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनका क्वेश्चन था, वो बच्चा तो गुस्सा करके मनवा लेता है, मगर अभी नहीं मनवाते हैं कई बच्चे। वो जैसे ही बड़े होते हैं, जब उनके पास फाइनेंशियल कंट्रोल आता है, जब उनके हाथ में पूरा घर का कंट्रोल आता है, वो पेरेंट्स को वृद्धाश्रम में ही भेजेगा, या तो उनके ऊपर गुस्सा करेगा कि आपको कुछ पता नहीं चलता, बैठ जाओ। मगर एक्चुअल चीज बताओ तो आपने ही बचपन में सिखाया था, वही चीज जो संस्कार बने हुए हैं वही तो आ रहे हैं और आगे कैरी फॉरवर्ड होते जा रहे हैं। तो मैं ये कहूंगा कि ये सब चीजों को बंद करें। और जो मेन टॉपिक है कि बच्चा जब गुस्सा करता है, ये तो मैंने बताया कि गुस्सा नहीं करना वो। अब बच्चा गुस्सा करता है तो मैं कहता हूँ कि पहले तो आप रिएक्ट ही मत कीजिए। हम क्या करते हैं, या तो गुस्सा करता है तो सामने हम भी गुस्सा कर देते हैं कि बैठ जा तू, या तो डंडा या तो मम्मी होती है तो वो बेलन उठा लेती है, तो बच्चा चुप हो जाता है। ये बहुत ही गलत है, क्योंकि आपने उसको अगेन सिखाया है कि जब गुस्सा करने वाला होता है उसके सामने क्या करना। और दूसरा जो चीज रहता है वो ये रहता है कि हम लोग उसको समझाने की कोशिश करते हैं कि बेटा ऐसा नहीं करते। पब्लिक प्लेस में वो तो ये करते हैं, क्योंकि पब्लिक प्लेस में हम तो गुस्सा नहीं कर सकते। पब्लिक प्लेस में समझाने की कोशिश करते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। बट बच्चा गुस्से में है, आप ध्यान से समझे कि वो बच्चा गुस्से में, आप गुस्से में होते तो आपको भी पता नहीं होता कि आप क्या कर रहे हैं। इस तरह बच्चा गुस्से में है तब उसको कितना भी समझा लीजिए उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो आपके ऊपर गुस्सा ही करता रहेगा। उससे अच्छा उस टाइम को पूरी तरह से डाइल्यूट कर दे कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं, वो गुस्सा कर रहा है तो कर रहा है। जैसे ही थोड़ी देर के बाद, आधे घंटे के बाद पता चल जाएगा उसको कि कोई कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, वो शांत हो जाए। उसी टाइम पे सही टाइम है कि आप समझाए कि बेटा आप जो गुस्सा कर रहे थे इस चीज के लिए वो गलत था। कई बार बच्चा हमारे टाइम पे तो 1 रुपए मांगा करते थे, राइट। बट आज 1 रुपए में कुछ नहीं आता, इसलिए 10 रुपए या तो 100 रुपए मांगता है बच्चे से। बट पेरेंट्स गुस्सा कर देती है, तुम्हें कोई जरूरत नहीं है, कुछ लेने की जरूरत नहीं, गुस्सा करके उस चीज को तभी रफा दफा कर देते हैं। मगर बच्चा गुस्से में आ गया और मोबाइल को थ्रो कर दिया तो वो 100 रुपए कितना महंगा पड़ेगा वो तो पता ही नहीं है। इसलिए मैं कहूंगा कि इस तरह से मत करिए बिहेव। और जब वो शांत हो जाता है उसी टाइम पे हम लोग करें। देयर आर सम मेडिकल कंडीशंस जिसके अंदर भी गुस्सा बहुत होता है, उसको हम डिस्कस नहीं करेंगे बिकॉज वो साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स है। हम लोग यहाँ पे साइकोलॉजी की ही बात करेंगे, दैट्स अ वेरी कॉमन। और इन सब चीजों को दे। और दूसरा लास्ट जो पॉइंट कि मोबाइल हमें देना पड़ता है, तो जिस तरह से गुजरात का जो खास ये सौराष्ट्र का एरिया है जिसको जहाँ पे मावा उसको एडिक्शन नहीं गिना जाता है, क्योंकि वेरी कॉमन। चाय इसको एडिक्शन नहीं गिना जाता है, इसी तरह से मोबाइल को भी एडिक्शन नहीं गिना जाता है। बट डेफिनेटली वो एडिक्शन तो है,
उसे क्यों नहीं गिना जाता, क्योंकि सब लोग यूज कर रहे हैं, दैट्स अ वेरी जनरलाइज कॉमनाइज। और साइकेट्री की कोई बुक में अभी तक उस एडिक्शन के बारे में बात नहीं की है। साइकोएक्टिव ड्रग्स के बारे में मैंने बताया, उसकी बात हुई थी, उसमें लिखा हुआ भी है, बट स्टिल टुडे मोबाइल इज नॉट इंट्रोड्यूस्ड है। राइट राइट जिस दिन वो इंट्रोड्यूस हो जाएगा उस दिन स्क्रीन मीडिया के दौर पे, पहले टीवी का एडिक्शन था, अब मोबाइल का आ गया है, आगे दूसरा भी हो सकता है। ये स्क्रीन मीडिया एडिक्शन जिस दिन साइकेट्री की बुक में एडिक्ट होगा, जब उसके ऊपर रिसर्च होगा, उसके क्या साइड इफेक्ट्स है, क्या सिम्टम्स आ रहे, इसके ऊपर वार्ड रिसर्च के बाद इंट्रोड्यूस होगा, उस दिन उसकी दवाइयाँ आएगी मार्केट में। तो मैं कहता हूँ कि पहले तो जो अभी जियो का जमाना है, उन्होंने काफी सारी इनोवेटिव चीज सबके हाथ में मोबाइल पकड़ा दिया। तो जियो के जमाने में एक्चुअली उन्होंने मार्केटिंग के लिए यूज किया। तो जब भी आप मोबाइल इज वेरी फ्रेंकली और कहीं पे भी हाथ में आ जाता है, और आप व्हाट्सएप खोल लेंगे, फेसबुक खोल लेंगे, यूट्यूब पे बच्चे जो देखते रहते हैं, किड्स के जो प्रोग्राम्स होते हैं, देयर इज अ वेरी इजी और हैंडली हाथ में, जो फ्री में मिलता है, जो जल्दी इजीली मिल जाता है, उनके तरफ एडिक्ट जल्दी हो जाते हैं लोग। इसलिए मैं कहूंगा कि ये फ्री की चीज है, और उसके ऊपर क्या होगा इनसाइड आपके अंदर जब ये चीजें हाथ में आएगी, तो डोपामीन, वेसोप्रेसिन, सेरोटोनिन, दैट्स आर अ वेरी कॉमन न्यूरोकेमिकल्स जो ब्रेन में सिक्रीट होते हैं जब आप अपना फेवरेट वीडियो देख रहे होते हैं। इसकी साइकोलॉजी गूगल और फेसबुक काफी अच्छी तरह से पकड़ दी है। जो चीज आपने एक बार देख लिया, दूसरी बार उसी का एड दिखाएगी, तीसरी बार भी वही चीजें देगी, राइट, ताकि आप उसी चीज का ज्यादा एडिक्ट होते जाए, क्योंकि आपके ब्रेन में वो डोपामिन सिक्रीट होना शुरू हो जाएगा। डोपामिन सिक्रीट होता है, आपको मजा आता है, क्योंकि वो एक आनंद का और खुशी का एक केमिकल है। और जैसे ही सिक्रीट होता है, गुलाब जामुन खा लिया आपको अगर पसंद है तो वो सिक्रीट हो जाता है। आपका फेवरेट मूवी चैनल या तो सीरियल आ रही है तो डोपामिन सिक्रीट हो जाएगा। इसी तरह से बच्चों को जो वीडियोस दिखा रहे हैं वो डोपामिन सिक्रीट होता है। वही डोपामिन ही है, ये है कि हर बार उस बच्चे को वहां पे ले जाता है, और बड़े लोगों को भी इसीलिए ले जाता है। दैट्स अ वेरी कॉमन। आजकल के जो कॉलेजियंस है वो किन चीजों को ज्यादा देखते हैं उसको मुझे डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, बट दे आर वेरी कॉमन, बट दे सीक्रेट द डोपामिन, और उसको समझिए और उस एडिक्शन से बाहर निकलिए। सेम चीज वही जो आगे का टॉपिक था एडिक्शन, वैसी ही ये एक तरीके की एडिक्शन है। मैं आगे का जो दौर है वो हितेश जी को दूंगा। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, इंसाइट्स के लिए। हितेश जी, एडिक्शन के ऊपर, मोबाइल एडिक्शन खास करके, भले कोई मेडिसिन ना बनी हो, अगर न्यूरो साइंस की बात करें तो देयर इज लॉट्स ऑफ, यू कैन से, रिसर्च इज बीन डन, बहुत सारी रिसर्च हुई है क्या होता है इस एडिक्शन से, क्या असर पड़ता है हमारे माइंड में। व्हाट वुड यू लाइक टू से, क्या आप इस एडिक्शन को अपने बॉडी की हेल्थ, फिजिकलिटी, मेंटल हेल्थ के साथ कैसे जोड़ते हैं, क्यों एडिक्शन बढ़ रहा है, ये बच्चों में खास करके पेरेंटिंग में हम क्या ध्यान रख सकते हैं इन चीज़ों का, हाउ कैन वी चेंज द हैबिट्स ऑफ चाइल्ड, और कैसे एक अच्छी नई जनरेशन, एक फ्रूटफुल जनरेशन इस प्लानेट को एज अ गिफ्ट कर सके हम। फाइन। सो लाइक सबसे पहले जैसे डॉक्टर साहब ने अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया यहाँ पर, हमें एक चीज़ समझनी पड़ेगी फ्रेंड। जैसे अगर हम बच्चों की बात करते हैं फॉर एग्जांपल, तो बच्चों का जो भी डेवलपमेंट स्टेज है, राइट, ऐसा माना जाता है कि 0 to 6 ईयर में बच्चों का 98% ब्रेन का विकास ऑलमोस्ट हो जाता है, राइट। आप हैं, मैं हैं, जितना भी लोग दुनिया में आज है एमडू से, हम सभी का जो 0 to 6 ईयर में जो डेवलपमेंट हुआ था थ्रू द एनवायरमेंट, थ्रू द सोसाइटी, थ्रू द रिलेटिव्स एंड ऑल टू, हर एक चीज़ को लेकर के एमडू से जाने अनजाने उसी तरह की पेटर्न, उसी तरह की चीज़ें जो है वो हम लोग यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं। होता क्या है कि जैसे मान लीजिए कि एक मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, मान लीजिए कोई बच्चा है वो 2 महीने का है, फॉर एग्जांपल 2 महीने का वो बच्चा है, वो किसी वजह से रो रहा है। ध्यान से समझिएगा हो क्या रहा है आपके साथ। 2 महीने का बच्चा रो रहा है मान लीजिए, ठीक है। उसकी अगर कोई बड़ी बहन है तो बड़ी बहन, अगर मदर है तो मदर मान लीजिए किचन में काम कर रही है, राइट। तो मदर ने क्या किया, उस 2 महीने के या 3 महीने के बच्चों को एक पोएम स्टार्ट की मोबाइल में, ठीक है। और पोएम स्टार्ट करके उस बच्चे के पास में कहीं रख दी, या तो टीवी में पोएम लेट से उसने स्टार्ट कर दी। क्या हुआ, उसके जो फर्स्ट साइनेप्स बने, हमारा जो न्यूरोलॉजिकल जो डेवलपमेंट है ब्रेन का, 100 बिलियन न्यूरॉन्स है ऑलरेडी हमारे ब्रेन में रहते हैं उस एज में जब बच्चा पैदा होता है, राइट। तो हर चीज जब बनना, जब नए एक्सपीरियंस स्टार्ट होते हैं हमारे ब्रेन में, तो अलग अलग साइनेप्स बनना स्टार्ट करते हैं, जिससे मेमोरी ट्रांसफर होती है हमेशा, राइट। और जिससे सर ने जो बताया डोपामिन है और इस तरह के जो केमिकल्स हैं वो राइज करना स्टार्ट होते हैं, राइट। एक हैप्पीनेस, एक इमोशंस के जो डेवलपमेंट है उसी स्टेज में स्टार्ट हो जाते हैं। तो 2 से 3 महीने के बच्चे को वो टीवी देख रहा है,
नो डाउट अबाउट इट, उसको नहीं पता है कि इसको टीवी बोलते हैं, इसको मोबाइल बोलते हैं, ये पोएम है, ये गेम है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, राइट। 2 महीने के बच्चे को आपने एक्सेट्रा चीज दी समहाउ, क्योंकि वहां पे म्यूजिक इन्वॉल्व है और म्यूजिक की बहुत गहरी इफेक्ट होती है आपके ब्रेन के ऊपर, ह्यूमन ब्रेन के ऊपर, तो उसकी वजह से समहाउ मान लीजिए बच्चा शांत हो गया। आपने क्या बिलीफ बनाया, आपने क्या परसेप्शन बनाया उस वक्त पे, क्योंकि इसने मोबाइल देखा ये शांत हो गया, तो ये आपका एक परसेप्शन बना, ठीक है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा हुआ, जब वही बच्चा मान लीजिए 2 साल का हो गया, यानी 2 साल तक तो ये प्रथा चली आ रही है कंटिन्यू बेस पे, यानी 2 साल आप प्रोग्राम कर रहे हैं अपने बच्चे के माइंड को एक तरीके से, राइट। और 2 साल के बाद जब वही बच्चा खाना खाने बैठता है और उस वक्त उसको मोबाइल चाहिए, हम ये उम्मीद करते हैं कि वो ऑल ऑफ सडन चीज़ों को छोड़ दे, और उसकी वजह से कई बार हम अनवांटेड टॉक और अनवांटेड गुस्सा या एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा चीज़ को करना स्टार्ट कर देते हैं, राइट। तो हमें समझना पड़ेगा पहला बीज मैंने ही रोका है, राइट, बिकॉज उसको तो नहीं पता था जब इस दुनिया में आया, वो राइट रॉन्ग नहीं समझता था, कोई एनालिटिकल माइंड नहीं था उसके पास, कोई लॉजिक नहीं था उस वक्त पे, ये चीज़ मेरे लिए अच्छी है, ये चीज़ मेरे लिए बुरी है, राइट। लेकिन 0 to 6 ईयर में इस तरह की चीज़ें आज की तारीख में अगर मैं बात करूँ अराउंड द इंडिया, नॉट ओनली फॉर द इंडिया और अराउंड द वर्ल्ड, अगर हम लोग बात करें तो टेक्नोलॉजी के नाम पर कुछ अलग ही चीज़ें स्प्रेड की जा रही है, खास करके बच्चों के डेवलपमेंट में, राइट। 0 to 6 ईयर की एज में ऐसी ऐसी चीज़ें आप बच्चों को दे रहे हैं हाथ में, चाहे कोई गेम हो गया, जैसे बीच में आपने सुना था वो पबजी के ऊपर बैन लग गया, आई डोंट नो अभी है कि नहीं, राइट। बट यू कैन नॉट इमेजिन कि वो चीजें कितने इमोशनल ट्रिगर प्रेस करती हैं आपके ब्रेन में, जब बच्चा उस चीज को देख रहा है। तो आपने अगर कभी ध्यान से नोटिस किया हो, तो आप बच्चे को 4 बार अपना नाम उसके नाम से पुकारिएगा, वो आपकी आवाज सुनेगा भी नहीं, और आपकी जानकारी के लिए आपकी आवाज उसके ब्रेन पे नहीं पहुंच रही है। ये बहुत सीरियस मैटर है जो मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। अगर आपने एक्सपीरियंस किया होगा तो इस तरह की चीजें होती है, मतलब पास में जाकर इसको हिलाएंगे तब वो उस मोबाइल से बाहर आएगा और अचानक से सुनेगा आपकी बात को, राइट। तो क्या हुआ उस टाइम पे, वो उसका फोकस, उसका जो इन्वॉल्वमेंट है उस पर्टिकुलर गेम में, उस वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी एनर्जी में इतना हो चुका है कि उसको आसपास की दुनिया दिखाई नहीं दे रही है। एंड दैट इज द रियलिस्टिक थिंग जो हो रही है आज की तारीख में। रिसेंटली काफी टाइम पहले, लगभग 2 या 2.5 साल पहले, बैंगलोर का एक केस आया था, अगर आप लोगों ने सुना हो उसके बारे में, राइट। एक 15 साल का बच्चा था, उस 15 साल के बच्चे ने, डू नॉट टेक अदरवाइज और गलत तरीके से इस शब्दों को अपने माइंड में मत लीजिएगा प्लीज, लेकिन इस 15 साल के बच्चे ने सिर्फ, उसकी मदर ने उसको पबजी खेलने से मना किया, उसकी वजह से उसने उसकी मदर का खून कर दिया। ये एक केस है, आप गूगल कर सकते हैं, और न्यूज में भी ये बहुत चला था, बैंगलोर का केस है, राइट। ये मेट्रो सिटी की बात हो रही है, हम छोटी सिटी की तो बात ही नहीं कर सकते यहाँ पे। तो अगर मेट्रो सिटी का ये हाल है, समझिए, राइट, तो छोटे सिटीज में तो क्या है कि देखा देखी बहुत है, राइट। लोग इस चीज को परेशान है, लेकिन वो प्रिटेंड ऐसा कर रहे हैं, वो दिखा ऐसे रहे हैं जैसे मेरा बच्चा स्मार्ट है। मैंने कई बार काफी पेरेंट्स को ऐसा बोलते हुए सुना हुआ है, राइट, कि इसको तो आप कोई भी मोबाइल दे दो, मेरा पासवर्ड भी वो ओपन कर देगा। तो ये कोई प्राउड करने वाली बात नहीं है, टू बी ऑनेस्ट, राइट। इट इज अ वेरी सीरियस मैटर, क्योंकि ये सीरियस अभी शायद आपको नहीं लग रहा है क्योंकि इमरजेंसी नहीं आई है, जो मैं हमेशा बोलता हूँ कि हम इमरजेंसी की वेट करते हैं, राइट। क्योंकि कोई इमरजेंसी नहीं आई है, इसलिए अभी हमें चीजें नॉर्मल लगती है। जैसे जैसे ये एडिक्शन बढ़ता जाएगा, एक टाइम ऐसा आएगा कि जैसे आज दुनिया दिन में करीबन 4 से 5 घंटे सोशल मीडिया पे कहीं ना कहीं अपने स्पेंड कर रहे हैं, जो भाई साहब ने भी वो जो दिया है एडिक्शन का जो बात, वो सेम चीज़ है कि कहीं ना कहीं 4 या 5 महीने, सॉरी मंथ, और जो है वो लोग स्पेंड कर रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर या अलग अलग चीज़ों के ऊपर। क्यों? आपका कंट्रोल नहीं है आपके ब्रेन के ऊपर, आपका कंट्रोल नहीं है आपकी बॉडी के ऊपर, ना ही आपका कंट्रोल है आपके बच्चों के ऊपर। हम चाहते ये हैं कि बच्चा मोबाइल छोड़ दें, लेकिन ध्यान से देखिए, आपने सबसे ज़्यादा किस तरह के शब्दों का यूज़ किया है जब वो मोबाइल लेके बैठा था। आपने सबसे ज़्यादा ये बोला है, हमने 1000 बार कोशिश की लेकिन ये मोबाइल नहीं छोड़ रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्लियर हो जाइए, आपको चाहिए क्या, नंबर 1, ठीक है। क्योंकि जाने अनजाने आप एक गलत मैसेज पास ऑन कर रहे हैं, गलत एनर्जी पास ऑन कर रही है, एंड दैट वाज द रीजन कि वो चीज़ें बढ़ती जा रही है, ठीक है। हमें बात वो करनी चाहिए जो हमें चाहिए, राइट। मैं यहाँ पर ये बात नहीं कर सकता हूँ जो चीज़ मुझे नहीं चाहिए, कॉमन सेंस की बात है पहले तो, ठीक है। सबसे ज़्यादा पेरेंट्स यही बातों को दोहराते रहते हैं, यही बातों को बोलते रहते हैं अपने बच्चों को, राइट, कि तुमको 1000 बार मना किया मोबाइल देखने का, फिर भी आप मोबाइल देख रहे हो। यानी आप अपने ध्यान से अपने स्टेटमेंट को देखिए, आप ये बोल रहे हैं कि तुमको 1000 बार मना किया मोबाइल देखने का, ये एक अलग स्टेटमेंट हो गया। दूसरा स्टेटमेंट आप तुरंत ही जोड़ रहे हैं वहां पे, फिर भी तू मोबाइल देख रहा है। तो सबकॉन्शियस जो है वो राइट रॉन्ग नहीं समझता, उसको ये अलर्ट मिल रहे हैं, राइट, क्योंकि मुझे यहाँ से डोपामाइन रिलीज हो रहा है और इस तरह के हैप्पीनेस
के जो हार्मोन्स है, केमिकल्स जो है वो रिलीज हो रहे हैं, राइट। मुझे मजा हो रही है, मजा आ रही है, मैं मम्मा को कैसे भी करके पटा लूंगा थोड़े मिनट में, अभी थोड़ा टाइम निकाल देता हूँ। एंड दिस इज हाउ द एडिक्शन इंक्रीज। इस तरह से एडिक्शन बढ़ रहा है। और बड़ों की अगर हम बात करें, जिनका ये सवाल था, ठीक है, तो ये ऑलरेडी जो फ्रेंड्स अगर कल जुड़े थे हमारे साथ में, तो इस टॉपिक पे थोड़ा बहुत डिस्कस हमने किया था, राइट, कि आज हमारा रिमोट कहीं ना कहीं वर्चुअल वर्ल्ड के पास है। इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, यूट्यूब हो गया, जितने भी सोशल मीडिया नेटवर्क्स हैं, जितने भी सोशल मीडिया साइट्स हैं, राइट, टेक्नोलॉजी बहुत ज़रूरी है, नंबर वन। सोशल मीडिया अगेन बहुत ज़रूरी है, लेकिन वो तब जब आप उसमें से अपने काम की चीज़ निकाल पाए और अपने काम की लर्निंग निकाल कर अपने लाइफ को ग्रो कर पाए इन टर्म्स ऑफ एनीथिंग, हेल्थ, रिलेशनशिप और फाइनेंस और बिजनेस जॉब ग्रोथ। सोशल मीडिया एक सर्वे के हिसाब से एक एवरेज ईमान जो मैंने बताया 4 से 5 घंटे जो स्पेंड करता है, 85% ज़्यादातर जो शेयरिंग होती है सोशल मीडिया में वो गार्बेज की होती है। किसी ने किसी का खून कर दिया, किसी ने सुसाइड कर दिया, किसी पॉलिटिकल पार्टी के नेता को गोली लग गई, राइट। या फॉर एग्जाम्पल किसी बॉलीवुड की एक्ट्रेस ने आज ये गाना रिलीज किया है, किसी बॉलीवुड एक्ट्रेस को इस तरह से ड्रग के मामले में पकड़ा गया, लोग अपनी राय देना स्टार्ट कर देते हैं, दे बिकम अ जज, राइट। अब एक सिंपल सा सवाल है, मान लीजिए हमने किया, आपकी लाइफ 0.1% इंक्रीज हुई, ये अपने आप को सवाल कीजिए, मुझे मत कीजिए, अपने आप को सवाल कीजिए, आपकी लाइफ में 0.1% कोई भी इंक्रीमेंट आया इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस, इन टर्म्स ऑफ हेल्थ, इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप? आपने क्या दिया अपने मेंटल हेल्थ को, अपने माइंड को क्या दिया आपने, कौन सा फूड दिया आपने? मैं ये उम्मीद नहीं रख सकता हूँ कि मैं मेरी बॉडी को कचरा खिलाया जा रहा हूँ, राइट, मैं मेरी बॉडी को जंक फूड खिलाया जा रहा हूँ, और मैं ये उम्मीद नहीं रख सकता हूँ कि मैं मोटा भी ना हूँ, मुझे डायबिटीज भी ना हो और मुझे किसी तरह की गलत बीमारियां भी ना हो, वो गारंटेड होगी। क्योंकि अगर आप कचरा डाल रहे हैं तो कचरा ही बाहर आएगा। तो जहां तक बात फिजिकल हेल्थ की है, वहां तो हमें थोड़ी बहुत अवेयरनेस है, लेकिन ध्यान से देखिए, जब से ये सोशल मीडिया और इस तरह की चीजें, वर्चुअल वर्ल्ड जब से हावी हुआ है दुनिया में लास्ट 25-30 सालों में, राइट, तब से ज्यादातर लेवल पर लोगों ने सिर्फ और सिर्फ ज्यादातर गार्बेज ही अपने माइंड में भरा है, चाहे वो सोशल मीडिया थ्रू हो, अगेन चाहे वो न्यूज चैनल थ्रू हो या चाहे किसी एडवर्टाइजमेंट मीडिया थ्रू, राइट। तो अगर मैंने 25 साल, 15 साल, 20 साल से गार्बेज भरता जा रहा हूं मैं, राइट, और मैं ये सोच रहा हूँ कि मुझे पॉजिटिव थॉट्स आने चाहिए, मैं सोच रहा हूँ कि मुझे नींद आनी चाहिए, मैं सोच रहा हूँ कि मेरे रिलेशनशिप बेहतर होने चाहिए। आपने ही देखा है फेसबुक में कि एक हस्बैंड ने अपनी वाइफ का खून कर दिया फॉर दहेज और अदर काइंड ऑफ। तो क्या ये देखने से इफेक्ट होगी? 100% होगी, क्योंकि आज तक आपने जितनी भी चीजें सुनी है, समझी है और ली है, और बिहेवियर लेवल पर आप जो अप्लाई कर रहे हैं वो सिर्फ 5 सेंसेस से आपने अप्लाई किया है, देख के, सुन के, टच करके या टेस्ट करके, और बच्चा भी उसी तरह से डेवलप हो रहा है, राइट। तो सबसे पहले तो वो रिमोट अपने हाथ में लीजिए वर्चुअल वर्ल्ड का, राइट। बच्चा अगर मोबाइल मांग रहा है, राइट, क्योंकि वो कनेक्टेड है, उसका फोकस उतना इन्वॉल्व है कि वो उस चीज को नहीं छोड़ना चाहता, एक तरीके से हम बोले, पेरेंट्स चाहते हैं कि उस चीज को छोड़ दें, राइट। आप सिमिलर तरीके के कंटेंट को यूज कर सकते हैं इस चीज को छुड़ाने के लिए। अगर मैं टेक्निक्स की बात करूं यहाँ पे शेयर करने के लिए, देखिए ध्यान से कि मोबाइल में वो जो चीज देख रहा है उस वक्त पे अंदाजन क्या चीजें हैं जिसमें वो सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहा है। दूसरे पोयम है, वो सॉन्ग है, वो डांस वीडियो है, वो गेम है, जो भी है, करना ये है आपको। प्रॉब्लम ये हमने क्या कभी कुछ क्रिएटिव किया नहीं, ना ही हम क्रिएटिव सोच रहे हैं, क्योंकि हमारे क्रिएटिव थिंकिंग प्रोसेस को पहले दिन ही जीरो कर दिया गया है, जो आज आप भी कर रहे हैं, आपकी जानकारी के लिए, अनजाने में, राइट। तो क्रिएटिव थिंकिंग को यूज कीजिए। देख रहे हैं कि बच्चा पोएम देख रहा है फॉर एग्जाम्पल पूरा दिन, ठीक है, उसके लिए दिन में 15 मिनट निकालिए और 15 मिनट उसके पास बैठ करके मोबाइल को साइड में रख करके कोई भी ऐसे वैसे पोएम बना करके उसको सुनाने की कोशिश तो कीजिए, उसको विजुलाइज करवाइए, उसको फील करवाइए कि बेटा इस पोएम में आप हीरो है, उसको हीरो बनाइए। हम डरा रहे हैं, एंड दैट वाज द रीजन कि उसका कॉन्फिडेंस भी लो हो रहा है। और जब जैसे अनवांटेड एडीएचडी काइंड ऑफ थिंग्स बिहेवियर जब बढ़ने लगते हैं, राइट, तो हम सरप्राइज हो जाते हैं कि बच्चा हमारा कहना नहीं मान रहा है, क्योंकि उसका कॉन्फिडेंस तो हम ही ने लो किया है, उसको डरा डरा के। डरने से दुनिया में ना कोई शहंशाह बना है, ना कुछ बनेगा। आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट अच्छा हो इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन,
इन टर्म्स ऑफ हेल्थ एंड इन टर्म्स ऑफ बिहेवियर काइंड ऑफ थिंग्स। तो इस तरह की क्रिएटिव चीजों को याद करके उसको अप्लाई करना चालू करवाइए। क्रिटिकल थिंकिंग के बारे में सोचिए, पॉजिटिव क्रिटिकल थिंकिंग आने चाहिए, राइट। प्रॉब्लम सॉल्विंग थिंकिंग प्रोसेस को डेवलप करवाइए उसके अंदर, राइट। वो उस गेम में या उस चीज में इसीलिए इन्वॉल्व है क्योंकि वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम को फेस करके उसको सॉल्व कर रहा है। ध्यान से देखिए, लेवल्स होता है ना प्रॉब्लम गेम में, अगर मैं गलत नहीं हूं तो शायद, राइट। तो उसने क्या किया, पहला लेवल क्रॉस किया तो उसको मजा आई। क्यों मजा आई? कि उसको वर्चुअल सिक्का मिल गया, वर्चुअल मेडल मिल गया, तो उसको खुशी हुई कि मैं विन हो गया यहाँ पे। वो रियलिटी नहीं है, वो वर्चुअल है, लेकिन उसको एक खुशी मिली, डोपामाइन रिलीज हुआ वहां पे, राइट। तो आप इस तरह का कोई गेम डेवलप कर सकते हैं, आप इस तरह की कोई एप्रिसिएशन दे सकते हैं अपने बच्चों को, आप इस तरह का कोई मोटिवेशन दे सकते हैं, कॉन्फिडेंस दे सकते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग दे सकते हैं। एक गेम बनाइए और गेम को कॉम्प्लिकेटेड करके उसको दे दीजिए और उसको बोलिए कि बेटा आपके पास 30 मिनट्स है, 30 मिनट्स में ये भी एडिक्शन इसी तरह का है जो थोड़ी देर पहले बात हुआ, रातों रात नहीं छूटेगा। तो 30 मिनट्स उसको दिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए और उसको बोलिए उस टाइम पे लालच के तौर पे कि अगर आपने 30 मिनट्स उस चीज को किया तो बाद में मैं आपको गिफ्ट दूंगी या आपको एक विन प्राइज मिलेगा। डाइवर्ट होगा क्योंकि वहां पे भी उसको प्राइज दिख रहा है, उसको नहीं पता ये वर्चुअल प्राइज है और मम्मा जो देने वाला वो रियल प्राइज है, वो नहीं समझ रही बातों को। लेकिन जब वो देखेगा या जो जब आप उसको बताएंगे, उसको रियलाइज करवाएंगे लेट से कि बेटा यहाँ पर आप गेम खेल रहे हैं तो ये तो आपको एक वर्चुअल मेडल मिल गया, अब ये मेडल से आपका कुछ फायदा होगा क्या? ये मेडल आप अपने फ्रेंड को दिखा सकते हैं क्या? ये मेडल आप अपने टीचर्स को दिखा सकते हैं, हम रिलेटिव को दिखा सकते हैं, बोल सकते हैं कि आपने अच्छा किया, तो ये तो वर्चुअल है, मैं आपको रियल मेडल दे रहा हूँ। 100-150 रुपए प्राइस है मेडल्स के, ठीक है। अगेन 150 रुपए में ये हैबिट भी चेंज हो सकती है अगर हम करना चाहेंगे। सबसे बड़ा सवाल ये है हम करना चाहें। प्रॉब्लम क्या है, हम क्वेश्चन बोर्ड उठा रहे हैं, हमारे पास 1000 रीजन है, बच्चा ये नहीं कर रहा, बच्चा ये नहीं कर रहा, बच्चा ये नहीं कर रहा है, हमें सिर्फ एक रीजन ढूंढना है, बच्चा वो क्यों करेगा, क्योंकि उसको भी तो रीजन नहीं मिल रहा, मैं क्यों छोड़ू, ठीक है। और हमारा माइंड रीजनिंग पे काम करता है, हमारा माइंड प्रॉब्लम सॉल्विंग मैटर पे काम करता है, राइट। तो इस तरह की चीजें करने से सबसे बड़ा जो आपका बेनिफिट ये होगा कि बच्चे के जो साइनेप्स है, न्यूरॉन्स है, जो काम करना स्टार्ट करेंगे, एक प्रॉब्लम्स को आप देंगे, उस प्रॉब्लम को उसने सॉल्व किया, साइनेप्स का लेवल बढ़ा, उसकी मेमोरी बढ़ेगी, उसका फोकस बढ़ा, उसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा, उसका हैप्पीनेस और जॉय का लेवल बढ़ा। अपने 10 फ्रेंड को जाकर के बताएगा कि आज मैंने ये गेम क्लियर किया, मेरा मम्मा ने मुझे मेडल दिया, मेरी मम्मी ने मुझे ये गिफ्ट दी। गिफ्ट तो हम ऐसे भी दे रहे हैं, राइट। पर प्रॉब्लम ये है आज हम लोग हजारों लाखों करोड़ों लोग रुपए जो है लोग उसके एजुकेशन के पीछे इन्वेस्ट करने के लिए तैयार है, राइट, या उसकी दूसरी दूसरी फरमाइश जो उसको पूरी करने के लिए तैयार है, राइट। मैं आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए, आपके लाखों करोड़ों इन्वेस्टमेंट का कोई मतलब नहीं है अगर उसका ईक्यू लेवल डेवलप नहीं हुआ। क्योंकि आईक्यू कैसे डेवलप करना है, 1000 तरीके हैं, स्कूल बताएगी, टीचर्स बताएंगे, अलग अलग लोग आपको बताएंगे, राइट। लेकिन एक सर्वे के हिसाब से और थोड़ा बहुत रिसर्च करना चाहें तो आप देख सकते हैं गूगलिंग करके, राइट, कि जितने भी लोग सफल हुए हैं ज्यादातर लेवल पे, नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ आईक्यू बट जस्ट बिकॉज ऑफ ईक्यू। क्योंकि वो इमोशनल कंटेंट कंट्रोल में था, तो आईक्यू कैसे बढ़ाना हो तो उनको पता है, एक पजल में क्लियर कर दूंगा मेरा आईक्यू बढ़ जाएगा, ये पजल का ही खेल है। लेकिन ईक्यू कैसे बढ़ाना है, इमोशनल कंटेंट कैसे कंट्रोल करना है, कैसे मोबाइल को मैं ना छू करके भी खुश रह सकता हूँ, कैसे मैं मेरे फ्रेंड के साथ खेल करके भी खुश रह सकता हूँ, कैसे मेरी मम्मी के साथ मैं स्टोरी सुनकर भी खुश रह सकता हूँ। इस इमोशनल कंटेंट के ऊपर बच्चों का कंट्रोल नहीं है एंड दैट वाज द रीजन वो चीजें नहीं छूट रही। इट इज दैट सिंपल। बहुत लंबी डिस्कशन होगी इनफैक्ट अगर इस पर हम बात करना और चाहेंगे तो, राइट। लेकिन मैं यहीं पे यहाँ पे समाप्त कर रहा हूँ इन चीजों को और आगे हम बात करते हैं इसी टॉपिक के ऊपर जो मुझे फ्यूज लग रहे हैं कहने लायक, वो हम लोग बात करते हैं। तो नाउ डेफिनेटली बहुत ही अच्छी इंसाइट दैट अगर हम अप्लाई करें, स्टार्ट कमिंग इनटू एन एक्शन मोड, एक्शन लेना स्टार्ट करें, तो हमारी फ्यूचर जनरेशन जो आने वाली पीढ़ी है वो एक बेहतरीन फ्यूचर, एक सक्सेसफुल फ्यूचर, एक हेल्दी और लविंग फ्यूचर उनके लिए डेवलप कर सकते हैं। जस्ट क्रिएटिव सोचना पड़ेगा और एक्शंस लेने पड़ेंगे, खाली बोलने से काम नहीं होगा, प्रॉब्लम्स डिस्कस करने से सॉल्यूशंस नहीं मिलेंगे, सॉल्यूशंस के ऊपर काम करने से रिजल्ट्स मिलते हैं। वी आर ऑलरेडी रनिंग लेट गाइज, हमारा ऑलरेडी टाइम हो चुका है। अगर एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन है जो हमारे एक व्यूअर ने हमें भेजा था, शॉर्ट में डिस्कस करना चाहेंगे। दिस क्वेश्चन इज अबाउट हेल्थ। नाउ उनकी वाइफ है एक्चुअली जो 8 साल पहले एक सडन
लो एनर्जी फील हुई थी उन्हें और एक हॉस्पिटल में गए थे एंड डॉक्टर सेड कि उनका ऑक्सीजन लेवल्स लो आ रहा है, बिलो एवरेज आ रहा है, अप्रॉक्स 60 to 65। फिर उन्होंने दूसरे डॉक्टर को बताया, दूसरे डॉक्टर ने बताया कि चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इट इज़ अ नॉर्मल थिंग, आप थोड़ी लाइफस्टाइल चेंज करें और ये अच्छा हो सकता है, इसमें कोई टेंशन लेने की बात नहीं है क्योंकि आपको कोई सिम्टम्स नहीं है, कोई परेशानी अभी तक नहीं है। नाउ जैसे ही लास्ट ईयर कोविड का टाइम आया, घर घर पे ऑक्सीमीटर्स आए। व्हाट हैपेंड वाज, जब वो ऑक्सीमीटर घर पे आया और चेक किया तो हुआ ये कि उनका खुद का ऑक्सीजन लेवल्स हस्बैंड का परफेक्ट था, 95 97 जो रेंज प्रिस्क्राइब की गई है वो मेंटेन था। मगर वो जो 8 साल पहले हुई थी घटना, वो दोबारा हुई कि उनकी वाइफ का ऑक्सीजन लेवल्स आज भी 60 to 65 के बीच था। नाउ द थिंग इज कि उन कोई परेशानी आज फील नहीं हो रही है, ना कोई हेल्थ प्रॉब्लम्स फील हो रहा है। जो लास्ट टॉपिक में सर हमने बात की कि हम तब तक काम नहीं करते जब तक हमारी लाइफ में इमरजेंसी नहीं आती। सो नाउ ही इज आस्किंग कि क्या मुझे वेट करना चाहिए, क्या ये मुझे ट्रबल कर सकता है, मुझे इसके ऊपर काम करना ज़रूरी है, और अगर ज़रूरी है तो मैं क्या कर सकता हूँ। शुड यू वेट फॉर द इमरजेंसी, और कुछ ऐसा करे कि इमरजेंसी आए ही ना। व्हाट वुड यू लाइक टू से? फाइन सर। सो लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड जिनका भी ये सवाल है, मैं आपको बता दूं, इमरजेंसी ऑलरेडी है, नंबर वन। ये बात अलग है कि शायद हम अवेयर नहीं है, ठीक है, और शायद उस लेवल की इमरजेंसी नहीं है कि भगवान ना करे किसी को भी वो दिन देखना पड़े आईसीयू वगैरह का, लेकिन क्योंकि उस लेवल की इमरजेंसी नहीं, इसीलिए शायद हम इसको बहुत ही नॉर्मल और कैजुअल और नॉर्मल तरीके से देख रहे हैं, जो एक तरीके से बहुत अच्छी बात है। क्योंकि अगर इस तरह से आप देखेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि आप एक रिसोर्सफुल स्टेट में रहेंगे। आप एंग्जाइटी करके, फियर लेकर के, स्ट्रेस करके इस चीज को बढ़ाएंगे, कम नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप इसको नॉर्मल तरीके से भी देख रहे हैं फिलहाल, तो वो अच्छी बात है। सबसे पहले एक बात समझिए कि ये जो ऑक्सीजन का लेवल का इश्यूज है एमडू से, लेट से जो भी अप्स एंड डाउन और प्लस माइनस चीजें चल रही है, उसके पीछे का अगर मैं रूट कोज एक शॉर्ट टॉक में अगर खत्म करने की कोशिश करूँ, यहाँ पे क्या हुआ होगा, मे बी जब फॉर एग्जाम्पल जब भी उनके लाइफ में ये इंसिडेंट हुआ, फर्स्ट टाइम की मैं बात कर रहा हूँ, तो ध्यान से याद कीजिए उस इवेंट को, उस मोमेंट को, जब आपको इस चीज के बारे में फर्स्ट टाइम पता चला था। जो भी लेडीज हैं अगर वो सुन रहे हैं, जो सर हैं अगर वो सुन रहे हैं, तो ध्यान से याद करने की कोशिश कीजिए उस टाइम को, जब फर्स्ट टाइम आपको ये बात डॉक्टर से या रिपोर्ट निकलवा के या किसी भी तरह से पता चली थी एमडू से। उस टाइम पे क्या हुआ था आपके साथ? उस टाइम पे जैसे ही आपने एक रिपोर्ट देखा, क्योंकि आपको पता नहीं था, लेकिन डॉक्टर साहब ने आपको एक मैसेज दिया और डॉक्टर साहब ने बताया आपको कि नॉर्मली 95 टू 90 के आसपास होना चाहिए, कि एवरेज ह्यूमन बीइंग का जो ऑक्सीजन लेवल रहता है आपका 65 और 60 और समथिंग है, राइट। तो देयर इज अ वरी, उसके लिए आप कुछ काम करना स्टार्ट करिए, या जो भी उनकी अपनी मेडिसिन वगैरह या जो भी ट्रीटमेंट उस टाइम पे की होगी वो उन्होंने की होगी, होप सो, राइट। क्या होता है, हमारा जो अनकॉन्शियस माइंड, हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड, जो बार बार मैं कहता हूँ कि राइट रॉन्ग नहीं समझता, वो भाषा समझता है इमोशंस की, वो भाषा समझता है फीलिंग की, राइट, वो भाषा समझता है विजुअलाइजेशन की, इमेजिनेशन की, ऑडिटरी की, राइट। तो उस वक्त क्या हुआ, डॉक्टर साहब ने जैसे ही ये डायलॉग आपको बताए, जैसे ही चीजें बताई, आपने उसको बिहेव तो नहीं किया, रिएक्ट तो नहीं किया, लेकिन कहीं ना कहीं आपके माइंड में एक स्ट्रॉन्ग फियर का बीज जो है वो स्टार्टअप हुआ। यार बात तो सही है, हमें सीरियसनेस इस चीज पे काम करना पड़ेगा, राइट। और हो सकता है कि उस दौरान आपने चीजें करने की कोशिश की हो, आपने 10-15 दिन और ट्राई किया, फिर से आपने रिपोर्ट निकलवा, शायद हो सकता है कि आपका लेवल वही का वही रहा, 65 और 60 के आसपास। आई एम श्योर कि ऑलमोस्ट इसी तरह की चीज हुई होगी, राइट। तो क्या हुआ, आपका फियर स्ट्रांग हुआ वहां पर, यानी जिसको हम बोलते हैं एंकरिंग, एक ट्रिगर हो गया, एक एंकर बन गया मेरे माइंड में, राइट। कि जब जब बीमारी की बातें आएगी, जब जब बीमारी वाला एनवायरनमेंट आएगा, आपके सबकॉन्शियस ने क्या लिया, आपके अनकॉन्शियस माइंड यानी कि आपकी बॉडी ने क्या ग्रहण किया वहां पे, कि जब जब डिजीज की बात होगी या जब जब बीमारी की बात होगी, ऐसी बीमारियां जिसका इलाज डॉक्टरों के पास शायद नहीं है, मैं एक जनरल फॉर्म में बात कर रहा हूँ फिलहाल अभी के टॉपिक को ध्यान में रखते हुए, राइट। तो आपके अनकॉन्शियस माइंड ने क्या वहां पे स्टार्ट किया, कहीं ना कहीं वो रिसोर्सेज को ढूंढने में कोशिश करने लगा, और रिसोर्स को ढूंढने के चक्कर में वहां पे स्ट्रेस का लेवल बढ़ा, एंग्जाइटी का लेवल बढ़ा, जो आपके पास आपके साथ शायद उस टाइम पे हुआ होगा। चांसेस आर देयर आपको नींद के भी प्रॉब्लम्स हुए हों उस टाइम पे, राइट।
क्योंकि रिसोर्सेज आपको जैसे रिजल्ट चाहिए थे वैसे नहीं हुए। फिर जैसे जैसे टाइम बीता, जैसे जैसे शायद हो सकता है आपने योगा, मेडिटेशन या इस तरह की कोई चीजें ट्राई की हो, ब्रीथिंग एक्सरसाइज, आई डोंट नो आपने क्या ट्राई किया था उस वक्त पे, लेकिन जैसे जैसे आपने इस चीजों को ट्राई किया, हो सकता है आपने किसी दूसरे डॉक्टर को दिखाया और उन्होंने आपको कोई मेडिसिन दी और उसको वहां पे प्लेसिबो इफेक्ट ने काम किया करके, शायद हो सकता है कि उस मोमेंट पर वो चीजें अगेन लाइन लेंथ में आना स्टार्ट हो गई। अभी ध्यान से देखिए, अभी इतने सालों बाद आई डोंट नो कितने साल बाद 8 ये, years, 8 साल राइट, का। तो जैसे 8 साल बाद ये जो प्रॉब्लम है, ये चीज डायरेक्टली जंप हुई है या बीच में आपको ऐसा कुछ प्रॉब्लम हुआ है कि नहीं, आई डोंट नो, No. राइट, फाइन। सो लाइक 8 साल के बाद ऑल ऑफ सडन ये चीज अपने आप बाहर निकलती है, आप रिपोर्ट निकलवाते हैं, उससे जब तक ये डिजीज के इश्यूज नहीं थे, जैसे पैंडेमिक का प्रॉब्लम नहीं था, तब तक आप नॉर्मल थे, जिससे नॉर्मल चल रहा था आपका ऑक्सीजन लेवल, राइट। जैसे एक शब्द आपने सुना पैंडेमिक या जिस तरह की चीजें थी, आपकी वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी एनर्जी ने चेंज करना स्टार्ट किया वहां पे, इन टर्म्स ऑफ अगेन फियर। कहाँ पे कनेक्ट किया उसने, उस वक्त भी ऐसा ही हुआ था, इसका इलाज मुझे नहीं मिला था और आज ये बीमारी आई, इसका भी इलाज नहीं, उसने क्या कनेक्ट किया वहां पे, बीमारी को कनेक्ट किया, राइट। और वो चीज जो मैंने थोड़ी देर पहले बताया, इमोशनल ट्रिगर, वो कहीं ना कहीं प्रेस हुआ एंड दैट वाज द रीजन कि आपके ऑर्गन्स ने जो है वो उस तरह से काम करना स्टार्ट किया। आपकी जानकारी के लिए, आपके जितने भी बॉडी ऑर्गन्स हैं, राइट, हमारे, वो सभी बॉडी ऑर्गन जो है वो ट्रिपल प्लेसिबो इफेक्ट के बेस पे काम करते हैं। दुनिया की जितनी भी मेडिसिन बनी है आज की तारीख में, आने वाले टाइम में जितनी बनने वाली है, ये सभी मेडिसिन तब तक आपकी बॉडी को हील नहीं कर सकती जब तक वो ट्रिपल प्लेसिबो इफेक्ट के फॉर्मूला से गुजरे नहीं, ना ही गवर्नमेंट उस चीज को परमिशन देगी, राइट। तो ये ट्रिपल प्लेसिबो इफेक्ट क्या है, मैं उसके डिटेलिंग में नहीं जाऊंगा, लेकिन क्या होता है ट्रिपल प्लेसिबो इफेक्ट, अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की आपको, तो हमारे साथ कई होता है ना कि आपको बुखार आया, आपने अपने फैमिली डॉक्टर से गोलियां ली, आपको अच्छा हो गया, आप कहीं बाहर घूमने गए सपोज लेट से, और आपको बुखार आया, सेम कंटेंट, सेम फार्मास्यूटिकल कंपनी की गोली लेट से किसी और डॉक्टर ने दी, गोली सेम है, कंपनी सेम है, कंटेंट भी सेम है, लेकिन डॉक्टर सिर्फ अलग है, डॉक्टर की डिग्री भी सेम है लेट से, राइट, लेकिन सिर्फ चेहरा अलग है। और होता है आपके साथ कि वो गोली आपकी बॉडी को हील नहीं कर पाती। वाई? क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं आपके डॉक्टर के साथ में आपका एक प्लेसिबो कनेक्शन बन चुका है, राइट। वो आपको अगर पिपरीन की गोली भी दे देगा, आप खड़े हो जाएंगे, राइट। दिस इज हाउ द बॉडी ऑर्गन्स वर्क, दिस इज हाउ द बॉडी वर्क्स एक्चुअली, राइट। तो आपके बॉडी ऑर्गन्स ने किस सिम्टम्स को पकड़ा यहाँ पर, उस इमरजेंसी की स्टेटमेंट को जब आपने पहली बार फील किया था, और उस फियर ने यहाँ पर ट्रिगर किया आपके इमोशंस को, फियर का लेवल बढ़ा, एंग्जाइटी का लेवल बढ़ा, ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग का लेवल बढ़ा होगा, आई एम श्योर बड़ा होगा, अगर ऐसा कुछ है आप रिप्लाई कर सकते हैं बाद में फीडबैक में हमें, राइट। तो वो चीजें बढ़ना स्टार्ट हुई, राइट। तो आपने क्या देखा वहां पर कि अभी इसको कैसे मैं कंट्रोल करूं, क्योंकि उस टाइम पे भी मैंने गोलियां ट्राई की थी लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ा था, और धीरे धीरे मैंने ट्राई किया तो जैसे जैसे वो लेवल जो है वो अपने आप लेवल पे आना स्टार्ट हुआ। तो मैं आपको यहाँ पे कनेक्ट करवा रहा हूँ पहले सॉल्यूशन के साथ में, याद कीजिए उस मोमेंट को जब इस चीज का लेवल आना स्टार्ट हुआ था। आई एम श्योर वो हुआ ही था, जैसे अभी आप बता रहे अभी नॉर्मल था, तो वो टाइम हुआ होगा जब आपने इसको क्लियर किया था। तो उस वक्त आपने क्या चीजें अप्लाई की थी, आपके विचार कैसे थे, सोचिए। अभी लेट से मैं अगर उसको लाइव करवा दूं आपको, तो थोड़ी देर के लिए आपको एक छोटी सी टेक्निक आज से अप्लाई कर सकते हैं इसको अपने ऑक्सीजन लेवल को नॉर्मल या लेवलाइज लेवल लाने में, राइट। क्या करना है, सिर्फ 3 बार डीप ब्रेथ लीजिए, डीप ब्रेथ निकालिए, रात को सोने से पहले, सुबह उठने के बाद तुरंत ही, राइट। और उस मोमेंट को याद कीजिए, राइट, जब शायद आप कहीं घूमने गए थे अपने फैमिली मेंबर के साथ में, राइट, या जब इस तरह का कोई प्रॉब्लम था ही नहीं, सपोज मैं अगर बात करूं तो, राइट। उस टाइम पे आपके विचार कैसे थे, आपने क्या अलग अलग एक्टिविटीज की थी, आपने कोई स्पोर्ट्स खेले थे, आपने कोई गेम खेली थी, राइट। वो कोई भी एज हो सकती है आपकी एज की, राइट। आपके थॉट कैसे थे, आपका बिलीफ कैसा था उस वक्त पे जब आप पूरी तरह से हेल्दी थे, जब आपको पता ही नहीं था कि बॉडी में ऐसी कोई चीज भी होती है, राइट। तो करना क्या है, सुबह और रात को 2 टाइम पे उस इमेजिनेशन को, उस इवेंट को याद कीजिए और अपनी ब्रीथिंग को, डीप ब्रेथ लेना स्टार्ट करें उस साथ साथ में, राइट। और डीप ब्रीथिंग जितना हो सके उतना ज़्यादा लेने की कोशिश करें, खास करके अर्ली मॉर्निंग। अगर आपके इस लेवल को आपको बढ़ाना है तो बेस्ट टाइम है विच इज़ 5 o'clock मॉर्निंग, 5 बजे का जो टाइम है 4:30 to 5 o'clock के बीच में। अगर आप उठ सकते हैं तो उठिए, करना कुछ नहीं है, मेडिटेशन कर सकते हैं तो ठीक है, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं। सिर्फ सन के सामने, स्काई के सामने अपनी फेस रख के खड़े हो जाइए, लाइक इन दिस मुद्रा, लाइक दिस वे, राइट, एंड टेक अ डीप ब्रेथ कंटिन्यूअसली। बी सरप्राइज कि विद इन 25 डेज और विद इन 30 डेज ये जो लेवल है आपका, आई होप सो वो कवर अप हो जाएगा। दिस इज अ सॉल्यूशन एंड आई होप सो आप कनेक्ट हो पाएंगे इस चीज़ को लेके। आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, अपना फीडबैक हमें भेज सकते हैं, वी आर वेटिंग फॉर अ फीडबैक।
So I'm complete now. That was a great technique that you said. About oxygen levels, डॉक्टर साहब, आपने ये चीज़ें बहुत ही प्रैक्टिकली देखी होगी, ऑक्सीजन लेवल्स क्या मैटर करते हैं, कैसी इमरजेंसीज आ सकती हैं. व्हाट आर योर्स इनसाइट्स एज अ मेडिकल प्रोफेशन, क्या रीजंस है और क्या उनके अगर हम काम नहीं करते, आज एक्शन नहीं लेते, तो व्हाट कैन दिस लीड टू, क्या हो सकता है फ्यूचर में अगर हम आज कुछ नहीं करते तो. मैं ज़रूर जो ये पहला क्वेश्चन था उसके बारे में भी बताऊंगा कि डीप ब्रीथिंग नो डाउटली एक्स वेल, बट नाउ वी गो इन समथिंग टेक्निकल टर्मिनोलॉजीज. तो पहले तो हमें देखना चाहिए कि इसको जो प्राण वायु बोला गया है हमारे शास्त्रों में, इसको मतलब कि प्राण मतलब कि हमारे बॉडी में अगर एनर्जी जहाँ पे भी मिलती है किसी भी ऑर्गन्स को, तो वो इसी से ही मिलती है. और वो सबसे पहले जाता कहाँ से है? यहाँ से नोज से. जब भी हम कोई बाहर से हवा को अंदर इंटेक करेंगे तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन सभी आएगा. और कई बार कई लोगों को क्या होता है कि नोज में ही कंजेशन होता है, जैसे कि नेजल पॉलिप हो गया, डेविटेड नेजल सेप्टम मतलब कि बीच का जो पर्दा हो गया वो तिरछा हो गया. कई लोगों को साइनस की प्रॉब्लम्स की वजह से या तो राइनाइटिस की वजह से नोज ब्लॉक हो गया. दे टेकिंग डीप ब्रीथिंग बट नॉट वर्किंग क्योंकि इनकी उनका नोज ब्लॉक है. देयर इज अ वन फर्स्ट कॉज. दूसरा एक कॉज कि आपके लंग्स की कैपेसिटी कम है. यू आर नॉट टेकिंग ए डीप ब्रीथ. अगर आप लंबी गहरी सांस ही नहीं ले रहे हैं तो आपका लंग्स कितना एक्सपांड होगा? इतना ही. इसमें दो तरीके की लंग्स एक्शन होती है. एक होती है बकेट हैंडल मूवमेंट. जैसे कि हम बाल्टी को उठाते हैं तो बाल्टी की बकेट को हम साइड से हैंडल को उठाते हैं तो इस तरह का वो उसका मूवमेंट होता है. हमारी रिब्स भी इस तरह की मूवमेंट करती है. और दूसरा एक जो होता है वो होता है पंप हैंडल मूवमेंट. जो पुराने टाइम में जो डंकी रहती थी जिसको हम हाथ से चलाते थे, उसमें क्या होता है? अप डाउन ही होते रहते. ऐसा डायफ्राम का एक मूवमेंट रहता है, अप्स एंड डाउन. ये दो तरीके के मूवमेंट होते हैं. जब भी आप डीप ब्रीथ करते हैं तब आपकी ये बकेट हैंडल मूवमेंट मतलब रिब्स खुलती है और डायफ्राम नीचे जाता है. आप जितना डीप ब्रीथिंग करेंगे उतना ही आपका ऑक्सीजन लेवल ज्यादा अंदर लंग्स में जाएगा और वहां से कैपिलरी के अंदर एब्जॉर्ब होगा. वहां से दो पाथ के थ्रू आपके ऑर्गन्स के थ्रू जाएगा. एक तो है जब भी आप दौड़ते हैं या तो कोई फास्ट वर्क करते हैं, ज्यादा हेवी वेट उठाते हैं, तब हमारे ब्लड के अंदर मिक्स नहीं होता, वो डायरेक्टली वही चैनल के थ्रू अपने आप ही ऑक्सीजन जाता है और ऑर्गन्स के थ्रू पहुंच जाता है. दूसरा एक होता है उसके लिए एक पर्टिकुलर व्हीकल वहां पे रखा गया है जिसको बोलते हैं हम लोग हीमोग्लोबिन. हीमोग्लोबिन का काम ये है कि जो बाहर से लंग से ऑक्सीजन आता है उसके साथ एक कंपोजिशन बनाता है जिसको बोला जाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन. ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन है वो एक व्हीकल के दौर पे वर्क करेगा. वो ट्रैवल करके जो ऑर्गन्स पे पहुंचना है वो वहां पे पहुंचेगा. आपका ऑक्सीजन लेवल तब भी डाउन हो सकता है कि आपका हीमोग्लोबिन काउंट ही कम हो, तो उसको व्हीकल ही नहीं मिलेंगे जिसको वो कैरी करके जाएंगे. तो आप अपना हीमोग्लोबिन काउंट भी चेक करवाइएगा क्योंकि वो अल्टीमेटली ट्रांसपोर्ट में आपको प्रॉब्लम्स करेगा. ये तीन ही मेजर रीजन है जिसकी वजह से इनटेक में प्रॉब्लम्स, या तो आपके लंग्स कैपेसिटी कम है या तो हीमोग्लोबिन काउंट कम है. ये तीन वजह से ही आपका ऑक्सीजन डाउन हो सकता है. मगर ऑक्सीजन डाउन होने से प्रॉब्लम्स ये हो सकती है कि एंड ऑर्गन जो मैंने आपको बताया था, एंड ऑर्गन पे क्या होता है? एनर्जी डेवलप होना शुरू होती है. एनर्जी इन जो साइंस स्टूडेंट है उनको मालूम होगा कि क्रेब्स साइकिल के थ्रू बनती है. उसके लिए ऑक्सीजन नेसेसरी नीड होता है और कार्बन डाइऑक्साइड है वो उसका आउटपुट है. अगर ऑक्सीजन ही नहीं मिलेगा तो वो क्रेब्स साइकिल नहीं बनेगी. वो क्रेब्स साइकिल नहीं बनेगी तो जो ग्लूकोज है वहां पे उसका एनर्जी के फॉर्मेट में कन्वर्जेशन ही नहीं होगा. नहीं होगा तो क्या होगा कि आपका जो फंक्शन है धीरे 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 डिक्रीज होता जाएगा. आप एनर्जेटिक फील नहीं करेंगे, ब्रेन में प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, थिंकिंग प्रोसेस स्लो हो सकती है. ऑर्गन्स जो हमारे विसरल ऑर्गन्स है उनको नहीं मिलेगा तो उसमें कोई डिस्ट्रक्शन आगे जाके चालू हो सकता है. और कई बार ये होता है कि वो खुद प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं कर पाता है, इसलिए उस वहां पे एनर्जी ऐसे की ऐसी ही रहना शुरू हो जाती है. जिस मैंने बताया कि वो ग्लूकोज है एक टाइप का. अगर वो ग्लूकोज ब्लड में ही रहेगा तो वो धीरे धीरे बढ़ता जाएगा जिसको हम डायबिटीज कहते हैं. डायबिटीज के साथ ब्लड प्रेशर भी आ जाता है और उससे जुड़ी हुई स्ट्रोक और सारी बीमारी भी आ सकती है. स्ट्रोक मतलब कि पैरालिसिस हम जिसको बोलते हैं, वो शुगर लेवल अप होने से हो सकता है. तो उससे डेथ होने के भी चांसेस है. आप घर में ही है और अगर पैरालिसिस अटैक आ गया और 4 घंटे में आप हॉस्पिटल तक नहीं पहुंचे तो
डेथ होने के चांसेस है। इसलिए मैं कहूँगा कि ऑक्सीजन लेवल को कम होना उसको इतना लाइटली मत लीजिए, क्योंकि वो कहीं पे भी जाके अटक सकता है। हर लोगों को वहां पे जाके अटकेगा इतना डरने की जरूरत नहीं है, बट वो पहुंच सकता है। दैट्स आर द पॉसिबिलिटी। कॉम्प्लिकेशंस क्या है वो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। और अब डेथ ही आ गई तो उसके बाद तो और कोई बात करने की रही ही नहीं है। इसलिए मैं कहूँगा कि ऑक्सीजन लेवल को लाइटली मत लीजिए। और जितने भी हमने कोविड में भी केसेस देखे जिसका ऑक्सीजन लेवल बहुत डाउन होता है, उनके डेथ चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। इसलिए मैं जरूर कहूँगा कि ऑक्सीजन लेवल के जितना हो सके उतना जल्दी से जल्दी वर्क कीजिए। इनटेक, लंग्स कैपेसिटी और हीमोग्लोबिन, ये 3 चीज़ों के ऊपर वर्क कीजिए तो वो जल्दी से आप बाहर निकल सकते हैं। ग्रेट इंसाइट सर जी, बहुत ही अच्छी इंसाइट दी आपने, टेक्निकल इंसाइट एज अ डॉक्टर। एक चीज़ जो यहाँ से अर्थ निकल के आता है इन चीज़ों का, दोस्तों हमें फोकस करना होगा उन चीज़ों के ऊपर विच आर द सोर्स ऑफ आवर लाइफ, जो हमारी लाइफ के सोर्स हैं। मनी इज़ नॉट अ सोर्स ऑफ लाइफ, फिजिकल थिंग्स मे नॉट बी द सोर्स ऑफ योर लाइफ। कोई इंसान भी आपकी सोर्स ऑफ लाइफ नहीं हो सकता। व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ लाइफ इज़ विद इन यू। आपके अंदर जो आपकी सोर्स ऑफ लाइफ है उसे आपको पहले पहचानना पड़ेगा और आप एक्शन टेकिंग मोड में आना पड़ेगा। क्योंकि आप अगर एक्शन नहीं लेते सोर्स ऑफ एनर्जी आपकी सोर्स ऑफ लाइफ के लिए, तो होगा ये इमरजेंसी क्रिएट होगी जिसका सॉल्यूशन लाने में शायद हम लेट हो जाएं। सो गाइस, स्टार्ट टेकिंग एक्शन। आई होप यू हैव एंजॉयड दिस शो। आप सभी लोगों ने इस शो को एंजॉय किया। स्पेशली थैंक डॉक्टर भाविन साहब, आपने बहुत ही अच्छी इंसाइट दी हेल्थ के बारे में, पेरेंटिंग के बारे में। हितेश जी एज यूजुअल विद अ ग्रेट इंसाइट ऑन ईच टॉपिक, आपके साथ हमेशा जुड़ते हैं। दोस्तों, हर 15 दिन, एवरी 15 डेज, माइंड कोड टॉक शो ऐसे ही काम करता रहेगा। हर 15 दिन नए टॉपिक्स, नए स्पेशल गेस्ट। आज हमारे साथ डॉक्टर साहब थे। नेक्स्ट टाइम विल बी सम अदर पर्सनालिटी, उनकी फील्ड में कुछ ना कुछ बेहतर किया होगा, अपनी इंसाइट्स, अपने एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करेंगे। सो भूलिएगा नहीं, मेक दिस योर हैबिट। इसे एक अच्छी आदत बनाए कि हर 15 दिन 11 बजे संडे लाइव ऑन फेसबुक। डू नॉट फॉरगेट टू ज्वाइन माइंड कोड टॉक शो। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने आसपास के, अपने ग्रुप्स में, सभी लोगों तक इस पॉजिटिव एनर्जी को स्प्रेड कीजिए। वी आर देयर ऑन फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब। आप कभी भी ज्वाइन हो सकते हैं। हमें कोई भी मैसेज भेजना चाहें आप हमें मैसेज कर सकते हैं इन फेसबुक, इंस्टाग्राम एज वेल एज। अगर आपके पास हमारा व्हाट्सएप नंबर अवेलेबल है, आप उनमें भी अगर कोई प्रॉब्लम्स है, कोई क्वेश्चंस है, हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, डू नॉट हेजिटेट। आपका नाम डिस्कस नहीं होगा, डिस्क्लोज नहीं होगा। जस्ट आपको एक अच्छी इंसाइट, अच्छे रियल टाइम सॉल्यूशंस देने की कोशिश करेंगे। एंड वन मोर थिंग, डू नॉट मिस टू स्प्रेड दिस पॉजिटिविटी, क्योंकि अगर आप पॉजिटिविटी स्प्रेड करते हैं, यू start to become the receiver of the positive energy. Thank you. This is me, Dushyant Wagadia, and my panel signing off from the Mind Code Talk Show episode 3. Thank you so much.